था अबाउट दैट ये लीनिएज अबाउट सेल्स, लीनिएज ऑफ सेल। ओके, यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले जो हमारे पास सेल हैं दैट आर मल्टीपोटेंट सेल। ठीक है, मल्टीपोटेंट सेल जिनके सारे हमारे पास सेल ओरिजिनेट करते हैं। सबसे पहले दो सेल ओरिजिनेट करते हैं, माइलॉइड स्टेम सेल होते हैं और लिम्फाइड स्टेम सेल होते हैं। ठीक है, माइलॉइड स्टेम सेल फॉर एग्जांपल अगर इनकी डिस्ट्रक्शन हो जाए, जैसे कि प्लास्टिक एनीमिया के अंदर डिस्ट्रक्शन होती है, सो पेनसाइटोपिनिया हो जाएगा। कोई भी सेल यहाँ पे, ये सारे सेल जो बना रहा है ये वाले नहीं बनेंगे, हमारे पास ये सारे सेल नहीं बनेंगे। सो प्लास्टिक एनीमिया के अंदर हमारे पास देयर इज डिस्ट्रक्शन ऑफ माइलॉइड स्टेम सेल, सो दैट्स व्हाई देयर इज हाइपोसेल हाइपो बोन मैरो जो होता है हमारे पास। फॉर एग्जांपल दिस इज अ बोन। ठीक है, हमारे पास जो बोन मैरो होती है उसके अंदर सेलुलरिटी हो जाती है। सो हम जब भी कोई भी डिजीज़ हीमाटोलॉजी में कंसिडर करेंगे, उनके अंदर टेंस क्या कहेंगे, पेरिफेरल स्मेयर करेंगे। ठीक है, पेरिफेरल स्मेयर कर सकते हैं, बोन मैरो एस्पिरेशन कर सकते हैं, और उसके बाद हम एच बी इलेक्ट्रोफोरेसिस करवा सकते हैं डिजीज़ के लिए। वी विल डिस्कस इन लेटर, बस थोड़ा सा डायग्नोसिस के लिए आपको मैं चीज़ें बता रहा हूँ। एक तो पेरिफेरल स्मीयर कर लिया जिसके अंदर ब्लड सैंपल लेंगे और उसको स्लाइड के ऊपर रखेंगे। दूसरी बोन मैरो एस्पिरेशन कर सकते हैं, एच बी इलेक्ट्रोफोरेसिस करवा सकते हैं जैसे कि थैलेसीमिया जिसमें अल्फा बीटा चेन जो इफेक्टेड होती है उसके अंदर। या तो हम फिर कर सकते हैं कोगुलेशन प्रोफाइल, ठीक है, जिसके अंदर पीटीए पीटीटी आईएनआर वगैरह हम देखते हैं। ओके फाइन। माइलॉइड स्टेम सेल से हमारे पास एक और होता है जो पार्वोवायरस B19 होती है, जिसमें एप्लास्टिक क्राइसिस आती हैं। पार्वोवायरस B19 वो कहाँ पे होता है, सिकल सेल एनीमिया के अंदर। ठीक है, सिकल सेल एनीमिया के अंदर हमारे पास पार्वोवायरस के इन्फेक्शन की वजह से एप्लास्टिक क्राइसिस आ जाते हैं, इन विच देयर इज रैपिड डिक्रीज इन द सेल। ओके, इस माइलॉइड स्टेम सेल से बाकी सारे सेल बनते हैं, दैट इज एरिथ्रोपाइसिस जिसमें रेड ब्लड सेल बन रहे हैं, रेड ब्लड सेल बन रहे हैं। ओके, जो रेड ब्लड सेल हमारे पास बन रहे हैं अ, उसके अंदर कहाँ पे होती है, दैट इज एरिथ्रोपाइसिस उसको कहते हैं। और उसमें रोल किसका होता है, दैट इज आल्सो रोल ऑफ एरिथ्रोपोइटिन। ठीक है, एरिथ्रोपोइटिन कहाँ से निकलती है, एरिथ्रोपोइटिन कहाँ से निकलती है, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज और मेसेंजियल सेल। ठीक है, वहाँ से जो हमारे पास किडनी के अंदर इसका सोर्स होता है। तो ये इसका हमारे पास एरिथ्रोपोइटिन निकलती है और हमारे पास एरिथ्रोपोइसिस करवाती है। एरिथ्रोपोइसिस फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, वो उसकी स्टेजेस होती हैं, डिफरेंट स्टेजेस होती हैं। आई एम नॉट गोइंग इनटू डिटेल ऑफ द स्टेजेस, बट कुछ एमसीक्यूज में डिस्कस करूंगा जो कि अबाउट स्टेजेस आती हैं, लाइक फॉर्मेशंस। आपको पता है कि हमारे पास जो हेमोग्लोबिन्स होती हैं दैट इज प्रेजेंट इन द रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, रेड ब्लड सेल, और हम डिफरेंट हेमोग्लोबिन्स चार पांच तरह की होती हैं, वो बच्चों में और होती हैं, बड़ों में और होती हैं, तो वो अभी हम डिस्कस करेंगे। ओके, यहाँ पे जो एरिथ्रोपोइटिन का पॉइंट बता दिया मैंने, पेरिट्यूबुलर मेसेंजर सेल से निकलती हैं, और उसकी भी दो डिजीजेज डिस्कस करेंगे हम, पॉलीसाइथीमिया रूब्रा बेरा एंड आल्सो द अदर डिजीज, जिसके अंदर हमारे पास है पॉलीसाइथीमिया होता है, एवरी अदर पॉलीसाइथीमिया जिसके अंदर एरिथ्रोपोइटिन इंक्रीज हो जाता है। ओके फाइन। पहले इसकी बात कर लें एरिथ्रोपोइसिस की। बहुत सी चीज़ें एकदम से, आई नो मैं एक बम्बार कर रहा हूँ चीज़ों की, बट इट विल बी गुड, आप इस तरह पढ़ेंगे, इट विल बी गुड फॉर यू पीपल। अच्छा, यहाँ पे जो हमारे पास सेल्स आते हैं को एरिथ्रोब्लास्ट आ जाते हैं, अर्ली एरिथ्रोब्लास्ट आ जाते हैं, और हमारे पास फिर इंटरमीडिएट एरिथ्रोब्लास्ट, और उसके बाद हमारे पास आगे स्टेजेस आती हैं रेड ब्लड फॉर्मेशंस की। सो हैंस द एंड स्टेज इज रेटिकुलोसाइट्स। सो जब हमारे पास रेड ब्लड सेल की हेमोलिसिस हो रही होती है, लाइक हम हेमोलिसिस की बात कर रहे होते हैं, आरबीसीज की रेटिकोन्स हम कह देते हैं ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, रेटिकोन्स जब ज़्यादा हो जाता है हमारे पास, तो इन रेड ब्लड सेल्स की हेमोलिसिस के अंदर, तो दैट इज़ द रेटिकुलोसाइट्स जो ज़्यादा होते हैं ये वाली स्टेज के अंदर, रेटिकुलोसाइट्स, क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो रही होती है एरिथ्रोसाइट्स की,
ड्यू टू दैट रीजन इंक्रीज फॉर्मेशन ऑफ द रेड ब्लड सेल्स, और इमेच्योर सेल्स जो रेटिकुलोसाइट्स होते हैं वो हमारे पास ब्लड के अंदर आना शुरू हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड रेटिकोम। ठीक है। अच्छा, दो एमसीक्यूज, दो तीन एमसीक्यूज, डू यू पीपल वांट कि मैं आपको थोड़ा सा डिटेल से बताऊं इसकी स्टेजेस? एनीबॉडी प्लीज? चलें ठीक है, नहीं इंटरेस्टेड आप, चलें जस्ट द पॉइंट्स, ठीक है, पॉइंट्स मैं आपको डिस्कस करता हूँ। ओके, जो हमारे पास ये आता है कि हेमोग्लोबिन्स जो हैं, हेमोग्लोबिन्स, हीम एंड ग्लोबिन सिंथेसिस स्टार्ट्स कहाँ पे होती है, किस स्टेज के अंदर सेल, रेड ब्लड सेल के अंदर होती है? मैंने आपको बताया कि दैट इज प्रेजेंट इन द रेड ब्लड सेल के अंदर प्रेजेंट होती है, तो दैट इज, अच्छा, अच्छा डिटेल से, ओके, ओके देन, जस्ट अ मिनट। ओके फाइन। अच्छा, एक्चुअली डिटेल में करते वक्त ना थोड़ा सा टाइम लग जाता है, सो दैट्स वाई, चलो खैर जो भी है। अ, एक होती है प्रो रिथ्रोब्लास्ट, द स्टेजेस जो मैं अभी बात कर रहा हूँ, जो मैंने आपको पिक्चर्स दिखाई है ये वाली, लाइक फॉर्मेशन ऑफ एरिथ्रोसाइटोसिस की जो बात कर रहा हूँ, उनके अंदर कैसे स्टेजेस आती हैं। जो सबसे पहले स्टेज आती है ना, माइलाइट स्टेम सेल से जो एरिथ्रोपोइसिस के अंदर आती है, जो सबसे पहले आती है दैट इज प्रो एरिथ्रोब्लास्ट। ठीक है, प्रो एरिथ्रोब्लास्ट, प्रो एरिथ्रोब्लास्ट के अंदर क्या होता है? ओके, प्रो एरिथ्रोब्लास्ट, ठीक है, प्रो एरिथ्रोब्लास्ट ये होता है लीस्ट मेच्योर सेल्स। ठीक है, लीस्ट मेच्योर सेल्स होता है ऑफ द रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, और जो अर्ली रिकॉग्नाइजेबल सेल्स हैं इन द रेड ब्लड सेल्स के अंदर, फॉर्मेशन के अंदर, वो यही होता है। अच्छा, इस सेल के अंदर इसको हम ये कह कह देते हैं साइटोप्लाज्म इसका बेजोफिलिक होता है। ठीक है, बेजोफिलिक साइटोप्लाज्म होता है। ठीक है, यहाँ पे एमसीक्यूज दो आते हैं अबाउट, यू नो दिस इज द फर्स्ट सेल। सो हेमोग्लोबिन सिंथेसिस जो है वो यहाँ पे स्टार्ट होती है। ठीक है, प्रोरिथ्रोब्लास्ट। कुछ बुक्स ये कहती हैं जो दूसरी स्टेज होती है ना प्रोरिथ्रोब्लास्ट के बाद, लाइक अर्ली नॉर्मोब्लास्ट कहते हैं। जितनी बाकी स्टेजेस आती हैं ना उसको नॉर्मोब्लास्ट कहते हैं। जो पहली आती है दैट इज अर्ली नॉर्मोब्लास्ट। ठीक है, अर्ली नॉर्मोब्लास्ट कहते हैं उसको। फिर उसके बाद जो आगे सेल कन्वर्ट होता है उसको कहते हैं इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट। ठीक है, इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट। अच्छा, उसके बाद जो स्टेज आती है उसको कहते हैं लेट नॉर्मोब्लास्ट। लेट नॉर्मोब्लास्ट, ठीक है, लेट नॉर्मोब्लास्ट। अच्छा, उसके बाद जो हमारे पास स्टेज आती है दैट इज, दैट इज हमारे पास रेटिकुलोसाइट्स। ठीक है, रेटिकुलोसाइट्स। सो दीज आर द स्टेजेस। पहली, सबसे पहले प्रोइथ्रोब्लास्ट आती है, उसके बाद अर्ली नॉर्मोब्लास्ट, फिर इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट, फिर लेट नॉर्मोब्लास्ट, और फिर रेटिकुलोसाइट्स, और फिर उसके बाद हमारे पास मिच्योर रेड ब्लड सेल बन जाता है। ठीक है, दीज आर द स्टेजेस। एमसीक्यू से रेलिवेंट आता है कि द फॉर्मेशन ऑफ हेमोग्लोबिन, ये जो हेमोग्लोबिन है इसकी फॉर्मेशन हमारे पास कहाँ पे स्टार्ट होती है बनना। ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा कि सम बुक्स के अंदर वो प्रेफर कर देता है दैट इज प्रोरिथ्रोब्लास्ट, क्योंकि ये पहली स्टेज है तो यहाँ पे बनना शुरू हो जाती है। सम टाइम वो प्रायोरिटाइज कर देता है, यू हैव टू प्रायोरिटाइज अर्ली नॉर्मोब्लास्ट। सो इट्स अप टू यू कि आपने किसको प्रायोरिटाइज करना है।
सो आई एम विद द फेवर ऑफ अर्ली नॉर्मोब्लास्ट, ये ऐसा नहीं आना चाहिए एमसीक्यूज, ठीक है। क्योंकि कुछ बुक्स के अंदर प्रो इरिथ्रोब्लास्ट लिखा है, कुछ के अंदर अर्ली नॉर्मोब्लास्ट लिखा है, रफ़ी के अंदर और मैंने उसके अंदर पढ़ा था तनवीर के अंदर वो अर्ली नॉर्मोब्लास्ट को प्रेफर कर रहा है, ठीक है। सो द सिंथेसिस ऑफ हेमोग्लोबिन begins in both, ठीक है। द प्रोटाइड शुड बी अर्ली नॉर्मोब्लास्ट, ओके। फाइन। अब दूसरा इसका साइटोप्लाज्म क्या होता है, दैट इज बेसोफिलिक, ठीक है। बेसोफिलिक साइटोप्लाज्म होता है इसका। अच्छा, दूसरी जो अर्ली नॉर्मोब्लास्ट के अंदर फीचर होती है ना, अर्ली नॉर्मोब्लास्ट के अंदर क्या होता है, अगेन यहाँ पे बेसोफिलिक एरिथ्रोब्लास्ट, इसका दूसरा नेम भी कहते हैं इसको, बेसोफिलिक एरिथ्रोब्लास्ट, ठीक है। बेसोफिलिक एरिथ्रोब्लास्ट, अगर आपसे पूछे बेसोफिलिक, ओके, एम ऑडिबल, मैं क्लियर हूँ, मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? ओके फाइन। ओके, अगर आप यहाँ से पूछे आपके पास बेसोफिलिक साइटोप्लाज्म विद लीस्ट मेच्योर, तो आपने किसको प्रायोरिटाइज करना है, दैट इज प्रोइथ्रोब्लास्ट, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि दैट इज बेसोफिलिक एरिथ्रोब्लास्ट के बारे में पूछे, सो दैट वुड बी आपके पास अर्ली नॉर्मोब्लास्ट, ओके। ओके फाइन। दूसरी चीज़ आ जाती है कि हमारे पास नेक्स्ट अर्ली नॉर्मोब्लास्ट के बाद आ जाती है हमारे पास हेमोग्लोबिन फर्स्ट अपीयर्स, ठीक है, फर्स्ट अपीयर्स। यहाँ से आपने इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट याद रखना है कि हेमोग्लोबिन फर्स्ट अपीयर इन द सेल इन विच सेल स्टेज के अंदर। तो आपने फर्स्ट अपीयर का एमसीक्यूज आए तो आपने फर्स्ट से पहले इंटर से याद रखना है, आई से इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट इंटर इंटर करता है, इनसाइड इनसाइड जाता है हेमोग्लोबिन, अपीयर करता है, दैट इज इन द इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट के अंदर आता है, ठीक है। इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट, और इसको पॉलीक्रोमेटिक एरिथ्रोब्लास्ट भी कहते हैं, ठीक है। पॉलीक्रोमेटिक एरिथ्रोब्लास्ट, पॉलीक्रोमेटिक एरिथ्रोब्लास्ट। इंटर कहाँ पे होता है, सिंथेसिस स्टार्ट कहाँ पे होती है, प्रोइथ्रोब्लास्ट या अर्ली नॉर्मोब्लास्ट, और फर्स्ट प्रायोरिटी अर्ली नॉर्मोब्लास्ट, ठीक है। और हमारे पास इंटर कहाँ पे करता है इन द साइटोप्लाज्म, या हमारे पास अपीयर्स कहाँ पे होता है इन द साइटोप्लाज्म, दैट इज इन द इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट, ठीक है। अच्छा, दूसरे दूसरी आ जाती है कि मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन की मैक्सिमम प्रोडक्शन। अब इंटर हो गया, उसके बाद इसकी जो उसके बाद जो स्टेज जाती है दैट इज लेट नॉर्मोब्लास्ट, लेट नॉर्मोब्लास्ट, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास मैक्सिमम प्रोडक्शन होती है इसकी हेमोग्लोबिन की, ठीक है। प्रोडक्शन यानी कि बनना, मैक्सिमम बनना। अगर हमारे पास मैक्सिमम कंसंट्रेशन की बात करें, दैट विल बी इन द रेटिकुलोसाइट्स, मैक्सिमम कंसंट्रेशन प्रोड्यूस यहाँ पे होते हैं, मैक्सिमम कंसंट्रेशन यहाँ पे होती है एचपी की। एम आई क्लियर, ये पॉइंट्स क्लियर हो रहे हैं आपको? ओके फाइन। हमारे पास बनना कहाँ पे शुरू हुआ, फर्स्ट प्रायोरिटी अर्ली नॉर्मोब्लास्ट, इंटरसाइटोप्लाज्म में है हेमोग्लोबिन कहाँ पे हुआ, विजुलाइज कहाँ पे हुआ, यहाँ पे इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट। मैक्सिमम प्रोडक्शन कहाँ पे हुई, लेट नॉर्मोब्लास्ट, और हमारे पास मैक्सिमम कंसंट्रेशन रेटिकुलोसाइट्स, ठीक है, रेटिकुलोसाइट्स। अच्छा, दूसरी चीज़ हमारे पास ये आती है कि हमारे पास जो न्यूक्लियस डिस्पेयर होता है, न्यूक्लियर डिस्पेयर कौन सी स्टेज के अंदर होता है, सॉरी, ओके। ये जो मैंने इसको लेट, राना निशान प्लीज म्यूट योर सेल्फ। ये जो लेट नॉर्मल ब्लास्ट है ना, यहाँ से याद रखना कि ये लत्ता मार देता है, टांगे मारता है न्यूक्लियस को, ठीक है। तो हमारे पास न्यूक्लियस डिस्ट्रॉय हो जाता है, बाहर निकल जाता है लेट नॉर्मल ब्लास्ट के अंदर, ठीक है। टांगे मारता है तो लेट नॉर्मल ब्लास्ट उसको बाहर निकाल देता है न्यूक्लियस को, ठीक है। सो दैट इज वेयर हमारे पास न्यूक्लियस स्टार्ट टू डिसइंटीग्रेट्स और डिसअपेयर होना शुरू हो जाता है लेट नॉर्मल ब्लास्ट के अंदर, ठीक है। और हमारे पास रेटिकुलोसाइट्स और फिर रेड ब्लड सेल के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, ओके फाइन।
और हमारे पास यहाँ पे जो साइटोप्लाज्म यहाँ पे होता है लेट नॉर्मोब्लास्ट के अंदर, ये हमारे पास एसिडोफिलिक साइटोप्लाज्म हो जाता है। एक तो टांगे मार के उसको बाहर निकाल देता है और साइटोप्लाज्म अपना एसिडोफिलिक कर लेता है वो। ठीक है, दैट इज द अबाउट सम एमसीक्यूज रिगार्डिंग जो रेड ब्लड सेल्स के साथ हेमोग्लोबिन कंसंट्रेशन अलोंग विद न्यूक्लियस के साथ। अच्छा, एक और पॉइंट्स आता है कि लाइक लाइफ स्पैन ऑफ रेड ब्लड सेल कितना होता है, रेड ब्लड सेल का लाइफ स्पैन कितना होता है? यस, दैट इज 120 डेज। ठीक है, 120 डेज। बट हम इस चीज़ को कंफ्यूज कर देते हैं विद स्टेजेस। ये पहली स्टेज है, दूसरी, तीसरी, चौथी और ये पांचवी। ठीक है, और ये वाले पास ये वाली स्टेज आ गई रेड ब्लड सेल की, दैट इज छठी आ जाती है, मिच्योर एरिथ्रोसाइट्स जो होती हैं। ठीक है, अब यहाँ से लेकर जो पांचवी स्टेज तक है ना, पांचवी स्टेज तक इसको कितने दिन लगते हैं? दैट इज 2 डेज। ठीक है, 2 डेज लगते हैं इसको पांचवी स्टेज तक जाने के लिए। और पांचवी से छठी स्टेज तक जाने के लिए उसको हमारे पास 5 दिन लगते हैं। सो इन हाउ मेनी डेज द मेच्योर रेड ब्लड सेल आर फॉर्म? 7 डेज। ठीक है, 7 डेज के अंदर। अगर उसके लाइफ स्पैन के बारे में पूछे, वो 120 डेज होते हैं। बट फ्रॉम फॉर्मेशन फ्रॉम द इमेच्योर सेल टू द मेच्योर सेल्स, और रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन फ्रॉम द माइलाइड जो प्रिकर्सर सेल्स है, उसमें कितनी देर लगते हैं? दैट इज 7 डेज। ठीक है, ओके, फाइन हो गया। दूसरा हम बात कर रहे हैं इसके अंदर। अच्छा, हमने ये वाली सारी बात कर ली अबाउट रेड ब्लड सेल फॉर्मेशंस, रेटिकुलोसाइट बना लिए, एरिथ्रोसाइट बना लिए। ठीक है, अच्छा, एरिथ्रोपोइटिन की वजह से एरिथ्रोपोइसिस स्टार्ट होती है। सो वी शुड नो कि कहाँ कहाँ पे ये एरिथ्रोपोइसिस होती है, किस किस एरिया के अंदर हमारे पास ये फॉर्मेशंस ऑफ एरिथ्रोपोइटिस पोइसिस होती है अलोंग विद फिटस के साथ। अच्छा, जो हमारे पास अर्ली स्टेज होती है ना, अर्ली स्टेज के अंदर हमारे पास विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारे पास एरिथ्रोपोइसिस चेंज होती रहती है। अच्छा, अब ये आपने याद रखना है, फॉर एग्जांपल दिस इज द योक सैक। ठीक है, योक सैक सबसे पहले योक सैक में ही होती है ना, योक सैक। ओके, रिमेंबर योक सैक के अंदर हमारे पास एरिथ्रोपोइसिस कहाँ से कहाँ तक होगी? सबसे पहले रिमेंबर दिस इज अ 3। ठीक है, थ्री, और ये पूरा 8। ठीक है, 3, और इसको पूरा को अगर मैं ऐसे लिखूं, दैट बिकम्स 8। ठीक है, ऐसे 8 बन जाता है, 3 to 8 योग सैक के अंदर। ठीक है, योग सैक के अंदर कहाँ से कहाँ तक होगी? दैट इज 3 to 8 वीक्स। ठीक है, 3 to 8 वीक्स, दैट इज हाउ यू कैन रिमेंबर इजीली। 3 to 8 वीक योग सैक के अंदर जो होती है। अच्छा, जो हेमोग्लोबिन हमारे पास बनती है ना फ्रॉम द योग सैक, उसको हम कहते हैं गोवर हेमोग्लोबिन। ठीक है, गोवर। मैं दूसरी भी हेमोग्लोबिन आपके साथ डिस्कस करूंगा कि HbA2 क्या होती है, HbA1 क्या होती है, और हमारे पास HbF क्या होती है, HbH क्या होती है। सो दीज आर डिफरेंट हेमोग्लोबिन्स। ओके, फाइन। अच्छा, ये हमारे पास होगी जो योग सैक के अंदर हमारे पास एरिथ्रोपोइसिस होती है फ्रॉम 3 to 8 वीक्स। ठीक है, एक चीज़। अच्छा, दूसरे बात, इसको ऐसे ही याद कर सकते हैं जो फर्स्ट 8 में निमोनिक्स दिया हुआ है, यंग लीवर सिंथेसिस बोन मैरो। ठीक है, यंग लिवर सिंथेसिस बोन मैरो, एरिथ्रोपोइसिस की साइट। अच्छा, योग सैक के अंदर 3 to 8 वीक्स के अंदर, और फिर उसके बाद हमारे पास लीवर आ जाता है, दैट इज लीवर। और लीवर में कैसे होती है? फ्रॉम द 3rd वीक्स टिल बर्थ, 3rd वीक्स टिल बर्थ। ठीक है, टिल बर्थ हमारे पास ये आ जाती है, दैट इज एसोसिएटेड विद लीवर के साथ। ठीक है, 3rd वीक से टिल बर्थ तक, दैट इज फ्रॉम द लीवर। ओके, और अबाउट स्प्लीन के अंदर, स्प्लीन के अंदर हमारे पास कैसे आती है? दिस इज अ स्प्लीन। ओके,
नो, यहाँ पे स्टार्ट स्टार्ट हो जाती है एवरेज जो प्रीडोमिनेंट होते हैं ना 3 to 8 वीक्स। ठीक है, वो 3 to 8 वीक्स वो यहाँ पे हमारे पास योग सैक में होती है। लेकिन वो यहाँ पे भी बनना शुरू हो जाती है जब हमारे पास सॉरी, दैट इज 6 to 8 वीक्स ना, दैट इज 6 to 8 वीक्स। ठीक है, 6 to 8 वीक्स। अच्छा, यहाँ पे जो हमारे पास 6 वीक्स टू टिल बर्थ, 6 वीक टू टिल बर्थ, यहाँ पे 3 to 8 वीक्स होती है प्रीडोमिनेंटली यहाँ पे। और जो 6 वीक आता है ना, वहाँ के अंदर हमारे पास यहाँ पे लीवर में भी सेंथिसिस शुरू हो जाती है। ठीक है, लीवर में भी सेंथिसिस शुरू हो जाती है, लेकिन वो यहाँ पे डिक्रीज होना शुरू हो जाती है और फिर यहाँ पे हमारे पास इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। अगर यहाँ पे बंद हो जाए और यहाँ पे बनना स्टार्ट हो तो वो सर्वाइवल मुश्किल हो जाता है ना। तो ये सुपर इम्पोज करती हैं एक दूसरे को चीज़ें। यस, 6 वीक से ही है, 6 वीक्स टिल बर्थ। ओके, लेट मी क्लियर, लीवर से दैट इज 6 वीक टिल बर्थ। ओके, 6 वीक टिल बर्थ। ठीक है, बर्थ पे। अच्छा, स्प्लीन के अंदर हमारे पास क्या होता है, दैट इज 28 तक होता है फ्रॉम द 10th वीक। ठीक है, 10 to 28। ओके, दैट्स सो आई कैन रिमेम्बर। ओके, स्प्लीन को ऐसे, ओके, स्प्लीन, स्प्लीन को कैसे होते हैं, दैट इज फॉर एग्जांपल दिस इज स्प्लीन। ठीक है, स्प्लीन है और उसके अंदर हम ऐसे, जैसे ये दोनों 10 बन जाते हैं 10 वीक से 28 वीक्स तक। ठीक है, 28 वीक्स तक, ऐसे, दैट इज a little bit no sarcastic way to learn। ठीक है, स्पेन से 10 to 28 वीक्स। ओके, 10 to 28 वीक्स तक यहाँ पे होती है। अच्छा, और उसके बाद हमारे पास बोन मैरो में कब आ जाती है, 18 वीक्स टिल अडल्ट। ठीक है, 18 वीक्स टिल अडल्ट। ओके, सबसे इम्पोर्टेंट लीवर की सेंसिस के बारे में पूछता है, योग सैक के बारे में पूछता है और गोवर हेमोग्लोबिन के बारे में पूछता है, व्हाट इज गोवर हेमोग्लोबिन। ठीक है, ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, 3-4 चीज़ें। अच्छा, जो नेक्स्ट हमने वो बात कर ली, सिंथेसिस की बात कर ली। अच्छा, अब दूसरी बात करते हैं, दैट इज़ अबाउट एरिथ्रोसाइट्स, एरिथ्रोपोइटिन। एरिथ्रोपोइटिन पेट्यूबुलर सेल से आ जाता है। पॉलीसाइथीमिया रूब्रा वेरा ओनली पॉलीसाइथीमिक कंडीशंस है जिसके अंदर एरिथ्रोपोइटिन इंक्रीज होता है या डिक्रीज करता है, डिक्रीजेस। ठीक है, पॉलीसाइथीमिया रूब्रा वेरा इज ओनली पॉलीसाइथीमिक कंडीशन जिसके अंदर इथ्रोपोइटिन डिक्रीज करता है। बाकी सब चीज़ों के अंदर हमारे पास इथ्रोपोइटिन ज़्यादा होता है। ठीक है, अगर इथ्रोपोइटिन डिक्रीज है और हमारे पास रेड ब्लड सेल मास ज़्यादा है, इट्स मीन दैट इज एसोसिएटेड विद पॉलीसाइथीमिया रूब्रा वेरा। इसका एमसीक्यूज क्या आता है कि पेशेंट नहा रहा है गर्म पानी के साथ। ठीक है, शावर लिया, उसके बाद उसको सीवियर प्लूराइटिस हो रहा है, स्प्लीनोमेगाली हो रही है उसके बाद। ठीक है, और प्लेथोरिक फेस भी है उसका। तो विच वुड बी योर डायग्नोसिस, दैट विल पॉलीसाइथीमिया रूब्रा वेरा। व्हाई, बिकॉज इन पॉलीसाइथीमिया रूब्रा वेरा हमारे पास जब हॉट एक्सपोयर होता है ना, हॉट वाटर का एक्सपोयर, तो जो बेजोफिल सेल्स होते हैं वो हमारे पास स्क्रीट करवा देते हैं हिस्टामिन। हिस्टामिन, सो दैट हिस्टामिन काजेज द प्लूराइटिस। ठीक है, हिस्टामिन प्लूराइटिस काज करवा देता है। और हमारे पास स्किन में इचिंग वगैरह आ रही होती है और हमारे पास स्प्लीनोमेगाली भी हो रही होती है उसके अंदर। रेड ब्लड सेल मास भी ज़्यादा होता है, प्लेथोरिक फेस भी होता है। व्हाट हैपन्स आल्सो इन पॉलीसाइथीमिया रूब्रा वेरा इज इंक्रीज हमारे पास यूरिक एसिड होता है और यूरिक एसिड ज़्यादा होने की वजह से हमारे पास गोट के साइन सिम्टम्स भी आना शुरू हो जाते हैं। सो दैट्स वाई हम एलोपिरिनोल और इसमें फ्लेबोटमी वगैरह करते हैं टू इंक्रीज, ड्यू टू फ्लेबोटमी और टू डिक्रीज द रेड ब्लड सेल कंसनट्रेशन मास। ठीक है, मास को कम करने के लिए। अच्छा, सिनेरियो हो गया, एक और सिनेरियो आता है जिसके अंदर वार्म वार्म एक्सपोयर का तो और हम मिक्स कर देते हैं अलोंग विद कोल्ड एक्सपोयर। ऑटोम्यून हिमोलिटिक एनीमिया, फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर रेड ब्लड सेल है, दिस इज अ वेसल, वेसल्स के अंदर हमारे पास इनसाइड वेसल्स के अंदर हिमोलिसिस हो रहा है। ये हमें कैसे पता चलेगा कि इनसाइड वेसल हिमोलिसिस हो रहा है या आउटसाइड वेसल हिमोलिसिस हो रहा है, दैट इज बाय हेप्टोग्लोबिन। ठीक है, हेप्टोग्लोबिन।
हेप्टोग्लोबिन। हेप्टोग्लोबिन। हेप्टोग्लोबिन क्या होता है? जी। इसके अंदर जो पॉलीसाइथीमिया रूब्रा वेरा होता है ना, इसके अंदर एरिथ्रोपोइटिन कम होता है। एरिथ्रोपोइटिन ओनली पॉलीसाइथीमिक कंडीशंस, ओनली पॉलीसाइथीमिक कंडीशन जिसके अंदर एरिथ्रोपोइटिन डिक्रीज करता है, दैट इज पॉलीसाइथीमिया रूब्रा वेरा। ठीक है, बाकी जितने भी पॉलीसाइथीमिक कंडीशंस होती हैं उनके अंदर हमारे पास जो एरिथ्रोपोइटिन होता है वो इंक्रीज कर देता है। अच्छा। ओके, एम ए क्लियर नो? और इसका सिनेरियो भी क्लियर है ना, वार्म एक्सपोजर के साथ, जब इंक्रीज प्लोराइटिस होगा स्किन के अंदर। अच्छा, एक होता है इंट्रावेसल, जो इंट्रावेसल हिमोलिसिस होती है। एक तो हमारे पास रेटिकोन ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, रेटिकोन्स मैंने आपको बताया ना क्या होता है। रेटिकोन्स जब ज़्यादा हो रहा है, इसका मतलब है इमेच्योर सेल ज़्यादा हो आ रहे हैं इन द ब्लड ड्यू टू इंक्रीज डिस्ट्रक्शन ऑफ द मेच्योर रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, वो ज़्यादा से ज़्यादा उधर रेड ब्लड सेल के अंदर ब्लड के अंदर आ रहे हैं। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास इंट्रावेस्कुलर हिमोलिसिस हो रही है। हमें कैसे पता चलेगा कि ये इंट्रावेस्कुलर है या आउटसाइड द वेसल्स है? तो आपने देखना है इंट्रावेस्कुलर हिमोलिसिस के अंदर हमारे पास हेप्टोग्लोबुलिन डिक्रीज कर जाता है। ठीक है, हेप्टोग्लोबुलिन डिक्रीज कर जाता है। अब हमें ये कैसे पता चले कि ये इंट्रावेस्कुलर हिमोलिसिस ड्यू टू ऑटोइम्यून आईजी आईजीएम और आईजीजी मीडिएटेड है, या ये हमारे पास ड्यू टू सम एबनॉर्मल पैथोलॉजी ऑफ द रेड ब्लड सेल्स है, जैसे कि सिकल सेल एनीमिया हो गया, जैसे कि हेरिडिटी स्पेरोसाइटोसिस हो गया, ये, या दूसरी कंडीशंस के अंदर लाइक जो सेरिब्रम मलेरिया वगैरह इस तरह की कंडीशन आती है पैरासिटिक इन्फेक्शन की वजह से है। तो फिर हमने उसको करवाना होता है कॉम टेस्ट। ठीक है, कॉम्स टेस्ट। कॉम्स टेस्ट क्या करवाता है? ये डिफ्रेंशिएट करवाता है हमें आइदर दैट hemolysis is caused by autoimmune antibodies or not। अगर कॉम टेस्ट पॉजिटिव है, इसका मतलब ये है कि ऑटोइम्यून मीडिएटेड है। ठीक है, आईजीएम और आईजीजी मीडिएटेड हिमोलिसिस हो रही है। अगर कॉम टेस्ट नेगेटिव है, रेटिकाउंट ज़्यादा है और हमारे पास हेप्टोग्लोबिन कम है, इसका मतलब है दैट इज इंट्रावेस्कुलर हिमोलिसिस। इंट्रावेस्कुलर हिमोलिसिस नॉट काज बाय द हमारे पास ऑटो एंटीबॉडीज। ठीक है, अब दो तरह की एंटीबॉडीज होती हैं हमारे पास, आईजीएम, और भी होती हैं लेकिन हिमोलिसिस के हवाले से बता रहा हूँ, वहाँ मैं कोल्ड एंटीबॉडी के हवाले से। आईजीएम एंड आईजीजी। ठीक है, आईजीजी, आईजीजी। अच्छा, अब ये जो जी से गरम, इसको कहते हैं वार्म एंटीबॉडी। ठीक है, और एम से मदर, मदर की गोद में ठंडक होती है, तो दैट्स वाई द कोल्ड एंटीबॉडीज। ठीक है, कोल्ड एंटीबॉडीज। एमसीक्यूज आता है पेशेंट को, लाइक स्प्लिनोमेगेली है, इक्ट्रस है, और उसके बाद उसको लाइक एच बी उसका डिक्रीज है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द एसोसिएटेड फैक्टर ऑफ दैट कंडीशंस। ठीक है, उसके अंदर वो ऑप्शन दे देता है, मल्टीपल ट्रांसफ्यूजन की दे देता है, और उसके बाद आपको कह देता है कि लाइक इट इज़ ए प्लास्टिक क्राइसिस और कोल्ड टेम्परेचर, और उसके बाद आपको मल्टीपल ट्रांसफ्यूजन, ये वाली ऑप्शंस दे देता है। तो उसके अंदर क्या होगा, दैट विल बी कोल्ड एक्सपोजर। वाई कोल्ड एक्सपोजर? बिकॉज ऑफ आईजीएम मीडिएटेड ऑटो इम्यून हिमोलिटिक एनीमिया। ठीक है, वो ऑटो इम्यून हिमोलिटिक एनीमिया होता है। कोल्ड एक्सपोजर का कहने का मतलब ये होता है कि कोल्ड एंटीबॉडी मीडिएटेड जो है वो हमारे पास हिमोलिटिक अमीनिया अनीमिया हो रहा है, ऑटोम्यून। ठीक है, ऑटोम्यून। और कॉम टेस्ट भी हमारे पास पॉजिटिव आना चाहिए, लेकिन वो कॉम टेस्ट के बारे में नहीं बताता है। दैट वाज अ लिटिल बिट अबाउट हिमोलिसिस, इंट्रावेस्कुलर, ऑटोम्यून, और रेड ब्लड सेल की फॉर्मेशन, हेमोग्लोबिन की बात कर ली हमने, और उसके बाद हमने इसका लाइफ स्पैन की बात कर ली, और इसका जो डिफरेंट फेज है वो मेच्योर फेज के अंदर आता है, वो कितने दिनों में उसकी बात कर ली। ठीक है, और एप्लास्टिक एनीमिया की भी बात हमने कर ली। अच्छा, चलें रेड ब्लड सेल्स के अंदर थोड़ी सी डिफॉर्मिटी की बात कर लेते हैं। सिकल सेल एनीमिया के अंदर, एनीमिया क्या होता है? व्हाट इज एनीमिया? एनीमिया क्या होता है?
ओके, ये हम मैं थोड़ा-सा इधर ओवरव्यू देते हैं। ओके, व्हाई यू पीपल आर नॉट कम्युनिकेटिंग? बोल क्यों नहीं रहे आप? किसी को नहीं पता एनीमिया क्या होता है? ओके, डॉक्टर ज़ोबिया। जी, जी। जी, क्या कह रहे हैं? ओके, डॉक्टर ज़ोबिया, आर यू देयर? डॉक्टर ज़ोबिया? ओके, फाइन। डॉक्टर रूसा? ओके, फाइन। ये कौन है? यस, डॉक्टर बख्तावर? अ, decrease in hemoglobin concentrations. Yes, hemoglobin concentration is known as anemia. Okay. Yes, what आप लोग कम्युनिकेट इंटरेक्ट नहीं कर रहे। आई रियली फील डिसअपॉइंटिंग। क्या अगर आप लोग, मुझे यही फील होता है कि आपका इंटरेस्ट नहीं है, या आप लोग, आई डोंट नो व्हाई। ओके, थैंक यू डॉक्टर बख्तावर। बोला करें थोड़ा सा, पता चले आप लोग सुन रहे हैं, कुछ समझ आ रहे हैं। ओके, एनीमिया के अंदर हमारे पास हम जब भी चीज़ देखते हैं, मेगालोब्लास्टिक माइक्रोसिटिक और ये। ओके, एक चीज़ होती है मीन सेल वॉल्यूम। ये हमारे पास मीन सेल वॉल्यूम जो है, ये इंडिकेट करता है मैक्रोसिटिक माइक्रोसिटिक है या नॉर्मोसिटिक है। ठीक है, ऑफ द रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल की डिस्ट्रक्शन के साथ ही एसोसिएटेड होगा ना अनीमिया। या तो क्योंकि हेमोग्लोबिन उसी के अंदर प्रेजेंट है, और तो बाकी तो वाइट ब्लड सेल आ जाते हैं, ये प्लेटलेट्स आ जाते हैं, और बाकी दूसरे सेल आ जाते हैं। मीन सेल वॉल्यूम अगर 100 से ज़्यादा है तो हमारे पास मैक्रोसिटिक एनीमिया आ जाएगा। ठीक है, मैक्रोसिटिक एनीमिया आ जाएगा। अगर हमारे पास मीन सेल वॉल्यूम 100 से कम, 80 से कम है, तो ये हमारे पास माइक्रोसिटिक एनीमिया आ जाएगा। अगर 80 और 100 के दरमियान में है तो नॉर्मोसिटिक एनीमिया हो जाएगा। ठीक है, नॉर्मोसिटिक एनीमिया हो जाएगा। अगर हमारे पास दूसरी चीज़ होती है मीन सेल हेमोग्लोबिन, मीन सेल हीमोग्लोबिन। ठीक है, और वो नॉर्मोक्रोमेटिक, हाइपोक्रोमेटिक और हाइपरक्रोमेटिक को शो करता है। अगर इसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाए दैट इज हाइपरक्रोमेटिक, डिक्रीज हो जाए तो दैट इज हाइपोक्रोमेटिक, अगर नॉर्मल रहे तो नॉर्मोक्रोमेटिक। ठीक है, नॉर्मोक्रोमेटिक। अच्छा, हमारे पास जब रीनल फेलियर के अंदर कौन सा अनीमिया होता था? अगर मीन सेल वॉल्यूम नॉर्मल है, एमसीएच भी नॉर्मल है, तो कौन सा अनीमिया था? नॉर्मोसिटिक, नॉर्मोक्रोमेटिक। और कौन से ग्लैंड्स के अंदर हमारे पास हाइपरप्लेजिया होता था? यस, दैट आर पैराथायराइड। ठीक है, ग्रेट, पैराथायराइड। डॉक्टर हसन, आपने एड्रीनल कहाँ पे दे दिया यार? एड्रीनल रीनल फेलियर के अंदर कैसे इंक्रीज करेगा? हाइपरप्लेजिया में तो कैसे होगा? ठीक है, वो तो विटामिन डी के सिंथेसिस में, रेगुलेशंस के अंदर उनका रोल नहीं है। दैट विल बी नॉट एड्रीनल, दैट इज पैराथायराइड। ओके। अच्छा, ये वाली बात कर ली। अच्छा, कुछ होते हैं माइक्रोसिटिक अनीमिया के अंदर कंडीशंस होती हैं, टेल्स आ जाते हैं, टेल्स, जिसके अंदर थैलासीमिया आ जाता है, टी एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज आ जाती है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया आ जाती है, एंड और हमारे पास लेड लेड पॉइजनिंग की वजह से आ जाते हैं, और ऐसे सिडोब्लास्टिक एनीमिया जिसमें रिंग शेप सेल आ जाते हैं। तो दीज आर द माइक्रोसिटिक एनीमिया। ठीक है, टेल से थैलासीमिया, एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, लेड पॉइजनिंग और सिडोब्लास्टिक एनीमिया। ठीक है, और मेगालोब्लास्टिक एनीमिया के अंदर हमारे पास मोस्ट कॉमनली विटामिन बी 12 और फोलिक एसिड डेफिशिएंसी की वजह से आता है। अभी बाद में हम इसको डिस्कस करेंगे। पहले ये देख लें कि माइलॉइड स्टेम सेल के अंदर क्या आते हैं, दैट आर ये वाली चीज़ें आती हैं। ये एरिथ्रोब्लास्टोसिस की बात कर ली, अनीमिया के हवाले से थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया मैंने। अच्छा, और उसके बाद कुछ अनीमिया ड्यू टू सेल पैथोलॉजी इसके अंदर भी आ जाती है। सेल के अंदर पैथोलॉजी है रेड ब्लड सेल के अंदर, यानी कि वो सिकल सेल हो गया है, सिकलिंग हो गया है, सिकलिंग लाइक दरांदरी की तरह ऐसे बन गया, दरांदी चांद की तरह। और उसमें स्पेक्ट्रिन जो साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर होता है, स्पेक्ट्रिन स्पेक्ट्रिन डिफेक्टेड होता है, या तो फिर रिंग शेप बन जाता है। सॉरी, G6PD में क्या करना है?
नहीं, वो और होते हैं G6PD ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डेफिशिएंसी इज समथिंग डिफरेंट है। वो यहाँ पे सिकलिंग होती है जो साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर की एबनॉर्मेलिटी की वजह से, वो स्पेक्ट्रिन होता है, स्पेक्ट्रिन जो साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। वो तो एंजाइम होता है ना ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, जो कि हमारे पास प्रोटेक्टिंग मैकेनिज्म होता है इन द माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के अंदर, ठीक है। खैर, जो हाई रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज होती हैं उनके अंदर होता है वो, मैं उसकी भी बात करूँगा। ओके। दूसरी चीज़ होती है सिकलिंग के बाद हमारे पास एक और आ जाती है, दैट इज़ अच्छा, दैट इज़ हेरिडिटी स्फीरोसाइटोसिस। ओके। सिकल सेल एनीमिया के अंदर जो होता है ना, वो हमारे पास देयर इज़ बीटा ग्लोबुलिन चेन इज़ डिफेक्टेड, ठीक है? बीटा ग्लोबुलिन चेन इज़ डिफेक्टेड एट द 6th पोज़ीशन। 6th पोज़ीशन के अंदर बीटा ग्लोबुलिन चेन इज़ डिफेक्टेड, सिकल सेल एनीमिया के अंदर। वैलिन इज़ वैलिन की जगह ग्लूटामिक एसिड आ जाता है। वैलिन की जगह हमारे पास ग्लूटामिक एसिड की जगह हमारे पास वैलिन आ जाते हैं, ठीक है? ग्लूटामिक एसिड की जगह वैलिन आ जाती है और वो सिकल सेल अनीमिया करवा देता है। और जहाँ पे जो हेरिडिटी स्फीरोसाइटोसिस होते हैं, जिसके अंदर स्फीयर शेप बन जाते हैं, उसके अंदर स्पेक्ट्रिन डिफेक्टेड होता है। प्लीज करेक्ट इट, ठीक है? हेरिडिटी स्फीरोसाइटोसिस के अंदर स्पेक्ट्रिन डिफेक्टेड होता है और वो साइटोस्केलेटल अब्नॉर्मेलिटी है। जो सिकल सेल एनीमिया है उसके अंदर जो बीटा चेंज होती है उसके 6 पोजीशन पे हमारे पास वैलिन आ जाता है इंस्टेड ऑफ ग्लूटामिक एसिड। अच्छा, ये अभी मैं डिटेल से करूँगा, बस यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ओवरव्यू देने के लिए यहाँ पे बात की है। अच्छा, दूसरी चीज़ आ जाती है थ्रोम्बोपोइसिस। थ्रोम्बोपोइसिस क्या होती है? दैट इज़ मेगाकैरियोसाइट्स से प्लेटलेट्स बनने होते हैं, ठीक है? दो चीज़ होती हैं, प्लेटलेट्स की फंक्शन डिफेक्टेड हो जाए ना, कोगुलेशन प्रोफाइल के अंदर हमारे पास कोगुलेशन प्रोफाइल के अंदर, ओके मैं इधर ही गंद मारी जा रहा हूँ। कोगुलेशन प्रोफाइल के अंदर क्या आता है? दैट इज़ कोगुलेशन प्रोफाइल, बीटी ब्लीडिंग टाइम आ जाती है और हमारे पास आ जाता है पीटी प्रोथ्रोम्बिन टाइम आ जाता है और हमारे पास एपीटीटी आ जाती है, ठीक है? एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम, एपीटीटी। अच्छा, ये जो बीटी होते हैं ना ब्लीडिंग टाइम, दैट इज एसोसिएटेड विद प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन। अगर प्लेटलेट की कंसंट्रेशन कम है, ठीक है, तब ये डिफेक्टेड होगा। ब्लीडिंग टाइम नॉर्मली कितना होता है? दैट इज 2 to 7 मिनट्स, ठीक है? वेरिएबल है वैल्यूज इन डिफरेंट बुक्स के अंदर, एवरेज 2 to 7, ठीक है? अगर प्लेटलेट्स की डेफिशिएंसी है तब ब्लीडिंग पॉइंट्स चेंज होगा, इंक्रीज हो जाएगा। प्लेटलेट्स की फंक्शन नॉर्मल कंसंट्रेशन है या उनका फंक्शन डिफेक्टेड है, तब भी ब्लीडिंग टाइम हमारे पास डिरेंज हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब दो चीज़ें, जैसे कि आइडियोपैथिक साइटोपिनिया फुटप्रा पढ़ा था, जिसके अंदर हम आईटीपी पढ़ते होते थे, आईटीपी आइडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपिनिया फुटप्रा। ओके, प्लेटलेट्स की थोड़ी सी ज़्यादा से बात करता हूँ। ओके, आप लोगों को समझ आ रही है? प्लीज़ लेट मी नो। डॉक्टर बख्तावर, समझ लग रही है कि ऊपर से गुजर रही हैं चीज़ें? अच्छा, चलें ठीक है। ओके। अच्छा, मैं तेज़-तेज़ चल रहा हूँ। डॉक्टर आमना, आप बताएँ ना फिर क्या चीज़ स्लो करनी है? स्लो तो करूँ मैं, लेकिन उसमें ना फिर कवर नहीं होता डॉक्टर साहिबा। अब मुझे बता दिया करें सर ये पॉइंट समझ नहीं आया, मैं वो रिपीट कर दूँगा, दैट विल बी गुड वन। बस थोड़ा-सा पेस अप करें अपने आप को मेरे साथ, ठीक है? अभी तो मैं आपके साथ जोक्स भी नहीं कर रहा ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम। खैर, अच्छा, प्लेटलेट्स की बात कर रहे थे हम, दैट इज़ आईटीपी की बात कर रहे थे, आईटीपी की बात कर रहे थे और आइडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपिनिया पुरपुरा। एक होता है बर्नार्ड सोलियर सिंड्रोम, ठीक है? बर्नार्ड सोलियर सिंड्रोम, ठीक है? बर्नार्ड सोलियर सिंड्रोम, ठीक है? मैं पूरे स्पेलिंग नहीं लिखता, आप तो समझ लग जाती है ना? समझ लग जाती है ना आपको? बर्नार्ड सोलियर सिंड्रोम, आईटीपी, बर्नार्ड सोलियर सिंड्रोम। और या मैं पूरे स्पेलिंग लिखा करूँ? ये ना कहना लिखा करें, उसमें देर लग जाती है। हेमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम, ठीक है? हेमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम और मिक्स्ड क्रायोग्लोबुलिनुरिया, मिक्स्ड क्रायोग्लोबुलिनुरिया, ठीक है?
That is mixed cryoglobulinuria. Okay, cryo cryoglobulinuria. Okay, globinuria. ठीक है, mixed cryoglobulinuria. ओके, अच्छा। और हमारे पास और क्या चीज़ें आ जाती हैं, दैट इज़ टीटीपी, आईटीपी। टीटीपी लिखा मैंने? नहीं, टीटीपी नहीं लिखा। टीटीपी भी आ जाती है, और आईटीपी और टीटीपी भी आ जाती है। थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपिनिया पुरपुरा, ठीक है, मिक्स क्रायोग्लोबुलिनुरिया, और हमारे पास एक चीज़ और आ जाती है, हिनोक्स कॉनली पुरपुरा। ठीक है, हिनोक्स कॉनली पुरपुरा। ओके, दीज आर द टर्म्स जो कि पुरपुरा के साथ एसोसिएटेड है, प्लेटलेट्स के साथ थोड़ी सी एसोसिएटेड है। सो दैट्स व्हाई आई एम। आईटीपी क्या होता है? आइडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपिनिया पुरपुरा। प्लेटलेट की नॉर्मल कंसंट्रेशन क्या होती है? 150 150 टू ओ के, यस, टू 450 के, ठीक है, 450 के। आइडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपिनिया पुरपुरा के थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो रहा है, इसका मतलब डिक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ प्लेटलेट है। आइडियोपैथिक जिसकी वजह हमें पता नहीं है। पुरपुरा, देयर इज समथिंग, पुरपुरी क्रैश ऑन द स्किन। ठीक है, यहाँ पे मार्क डिरेंज हो जाती है प्लेटलेट्स की कंसंट्रेशन की, लाइक वो 10 से 50 के तक के दरमियान में आ जाती है प्लेटलेट की कंसंट्रेशन, मार्क डिरेंज हो जाती है। मेगा कैरियोसाइट्स दोनों के बर्नार्ड सोलियर के अंदर भी एसोसिएटेड होते हैं, और आईटीपी दोनों के अंदर प्लेटलेट कम होते हैं। ठीक है, तो हम ये कैसे, मेगा कैरियोसाइट्स भी दोनों में बनते हैं, कैसे डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि ये बर्नार्ड सोलियर है या आईटीपी है? रिमेंबर, अगर पोस्ट वैक्सीनाइजेशन हो तो दैट इज मोस्ट लाइकली हमारे पास होता है आईटीपी। डॉक्टर आमना, अब मैं स्लो हूँ, अब ठीक हुआ है स्पीड? यस डॉक्टर बख्तावर, यू हैव क्वेश्चन? ओके, बर्नार्ड सोलियर के अंदर क्या होगा, एक तो ये आईटीपी पोस्ट इम्यूनाइजेशन, वैक्सीनेशन के बाद अगर प्लेटलेट डिक्रीज कर रहे हैं, मोस्ट लाइकली आईटीपी है। ठीक है, और इसकी वैल्यूज यहाँ पे 10 टू 50 के डी रेंज होगी। अच्छा, बर्नार्ड सोलियर के अंदर क्या होता है कि हमारे पास फॉर एग्जांपल 85 के या 90 के अंदर हमारे पास वो आ रहे होंगे, मॉडरेटली डिक्रीज्ड प्लेटलेट्स काउंट अलोंग विद मेगा कैरियोसाइट्स, तो हमारे पास बर्नार्ड सोलियर सिंड्रोम होगा, नोट आईटीपी। एम आई क्लियर? ये पॉइंट क्लियर है? इज दैट पॉइंट क्लियर? अगर मॉडरेटली डिक्रीज आ रहे हैं लाइक 80 टू 90 में, या 60 से ऑनवर्ड। जी, क्या कह रहे हैं? ओके, रिपीट कर दूं। अच्छा, आईटीपी और बर्नार्ड सोलियर में क्या डिफरेंशिएट करेंगे, कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? दोनों के अंदर प्लेटलेट डिक्रीज करता है, दोनों के अंदर बर्नार्ड मेगा कैरियोसाइट्स बनते हैं, लार्ज एंड लार्ज प्लेटलेट्स हैं, दोनों प्रेजेंट होते हैं। इनको डिफरेंशिएट एक तो हिस्ट्री से करते हैं, पोस्ट वैक्सीनाइजेशन के बाद प्लेटलेट डिक्रीज कर रहे हैं, उसने हमें वैल्यू नहीं दी, तो मोस्ट लाइकली हमारे पास आईटीपी आना है। ठीक है, अगर वो हमारे पास वैल्यूज देता है प्लेटलेट्स की, दैट इज इन बिटवीन 10 टू 50 के दरमियान में। नॉर्मल मैंने आपको बताई दैट इज 150 टू 450 के ना, तो ये देखिए ये कम है, 10 टू 50 के कम है। अगर ये 10 टू 50 के की रेंज में आ रहा है तो दैट इज मोर लाइकली आईटीपी। अगर ये हमारे पास मॉडरेटली डिक्रीज हो रहा है, यानी कि 50 से ज़्यादा है, लाइक 70 80 90 है, तो उसके अंदर हमारे पास प्लेटलेट डिक्रीज है, मेगा कैरियोसाइट्स आ रहे हैं और इतनी रेंज के अंदर आ रहे हैं 60 से ऊपर ऊपर, तो दैट इज moderate decrease in platelets count. That is most likely Bernard Soldier syndrome. Am I clear? No. Okay, fine. अब दूसरी चीज होती है hemolytic uremic syndrome. Hemolytic means there is breakdown of red blood cell. Hemolytic uremic का क्या मतलब हुआ? There is involvement of kidney. So definitely hemolysis होगी। माइक्रो जो हमारे पास होती है, माहा जिसको लिखा है, माइक्रोवेस्कुलर माइक्रो एंजियोपैथी हेमोलिटिक एनीमिया।
ठीक है, माइक्रो एंजियोपेथी माहा जिसको कहते हैं, हेमोलिटिक एनीमिया माइक्रोवेस्कुलर के अंदर होते हैं। अच्छा ये होगा, हेमोलिसिस इसके अंदर होगा। दूसरा हमारे पास यूरेमिया से रीनल फेलियर आ रहा है, दैट इज़ रीनल फेलियर, ठीक है, रीनल फेलियर। और उसके बाद हमारे पास थ्रोम्बोसाइटोपिनिया आएगा, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। सो अगर हमारे पास रीनल फेलियर हो, रीनल फेलियर का क्या होगा, देयर इज क्रेटिनिन हमारे पास ज़्यादा होगा, पेशेंट को फ्लूइड लोड के अंदर होगा, ठीक है, क्रेटिनिन ज़्यादा होगा और कास वगैरह हमारे पास आ रही होंगी रीनल फेलियर के अंदर, रेड ब्लड सेल्स या दूसरे वाले जिसमें इंजरी ऑफ ग्लोमेरुला शो कर रहा होगा, ठीक है। और हमारे पास थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, ये तीन चीज़ें आती हैं हेमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम के अंदर, महा, ठीक है, रीनल फेलियर और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, जिसके अंदर डिक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ प्लेटलेट हो जाती है। सो प्लेटलेट कंसंट्रेशन डिक्रीज है अलोंग विद रीनल फेलियर के साथ, और हिमोलिसिस रेटिक काउंट ज़्यादा है उसके, और हमारे पास एसिड कम है, ठीक है। और तो ये इंडिकेट करेगा दैट इज हिमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम, ठीक है, ये क्लियर, ट्राई इट। अच्छा, अगर इन्हीं के साथ हमारे पास ये तीनों चीज़ें आ रही हैं और एक और चीज़ आ गई है जिसको हम कहते हैं न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट आ रहे हैं, उसको सीजर्स वगैरह भी आ रहे हैं और उसको लोकलाइज ट्रेमर्स वगैरह, साइकोलॉजिकल इशू आ रहा है, न्यूरोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट आ रही है, तो दैट विल बिकम टीटीपी। टीटीपी इसको पेंटार्ड कह देते हैं, पेंटार्ड सिंड्रोम। ये तीनों सिंड्रोम के साथ, तीनों चीज़ों के साथ अगर न्यूरोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट आ जाए तो थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपिनिया पुरपुरा आ जाएगा, थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपिनिया पुरपुरा। एम आई क्लियर? इज दिस पॉइंट क्लियर टू यू पीपल? किसी को मसला है प्लीज लेट मी नो। ओके, क्या क्या? अच्छा, ठीक हो गया। तीसरी चीज आ जाती है ये मिक्स क्रायोग्लोबुलिनुरिया। अच्छा, इसके अंदर भी पुरपुरा प्रेजेंट होता है ना, इसके अंदर भी पुरपुरा प्रेजेंट होगा। और पुरपुरा क्या होता है, देयर इज पर्पलिश डिस्कलरेशन जो होती है हमारे पास ऑन द स्किन। अच्छा, अगर हमारे पास लाइक पाल्पेबल पर्परा है, ठीक है, पाल्पेबल पर्परा है, अच्छा ये बटिक रीजन पे मोस्ट लाइकली ये प्रेजेंट होता है टीटीपी के अंदर, पर्परा है। और हमारे पास थ्रोम्बोसाइटोपिनिया भी आ रहा है, पर्परा आ रहा है, पर्परा डिक्रीज प्लेटलेट्स आ रहे हैं, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया आ रहा है, ठीक है। और उसके बाद जो है ना पेरिफेरल न्यूरोपैथी, पेरिफेरल न्यूरोपैथी आ रही है, टिंगलिंग सेंसेशन और हमारे पास नमनेंस वगैरह अलोंग विद रीनल फेलियर, ठीक है, रीनल फेलियर की मैनिफेस्टेशन आ रही है। सो रिमेंबर, हमारे पास अगर ये वाली कंडीशंस आए, पर्परा, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, पेरिफेरल टिंगलिंग सेंसेशन जो कि नमनेंस वगैरह, रीनल फेलियर, तो ये वाली चीज़ें होती हैं एसोसिएटेड विद मिक्स्ड क्रायोग्लोबुलिनुरिया, ठीक है, मिक्स क्रायोग्लोबुलिनुरिया। अगर हमारे पास पेरिफेरल नमनेस आ जाए तो हमारे पास मिक्स क्रायोग्लोबुलिनुरिया आ जाता है। एम आई क्लियर? ये पॉइंट्स क्लियर है सभी को? ये ना मसला करते हैं, इस वजह से ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप डिफरेंट चैप्टर्स में जाके पढ़ोगे ना तो फिर जाके आपको थोड़ी सी ये कोरिलेशन मिल जाएगी। अच्छा खैर, अगर किसी को नहीं क्लियर प्लीज लेट मी नो। सॉरी? अच्छा, टीटीपी के अंदर क्या होता है? टीटीपी के अंदर थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपिनिया पुरपुरा, पुरपुरा इसके अंदर भी होता है, बटिक रीजन पे आ जाता है। और इसके अंदर थ्रोम्बोसाइटोपिनिया ये ट्राइएट धारा आता है, हेमोलिसिस हो रही होती है, रीनल फेलियर भी हो जाता है और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया भी आता है। प्लस टी से आपने याद रखना है टॉप के ऊपर मैनिफेस्टेशन आती है, टॉप में क्या है, दैट इज ब्रेन इन्वॉल्वमेंट, देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ ब्रेन, न्यूरोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट लाइक सीजर्स वगैरह, साइकोलॉजिकल इश्यूज, ठीक है, ये वाली चीजें आ जाए, दैट इज थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। मिक्स क्रायोग्लोबुलिनुरिया में क्या आता है, देयर इज पेरिफेरल नर्व इन्वॉल्वमेंट लाइक देयर इज नमनेस, टिंगलिंग सेंसेशन, ठीक है। ये वाली चीजें आ जाएं अलोंग विद पर्परा एंड रीनल फेलियर, दैट इज मिक्स क्रायोग्लोबुलिनुरिया। एम आई क्लियर? नो? ओके फाइन, ठीक हो गया। हमने प्लेटलेट्स की बात कर ली और अच्छा,
इसकी सारी डिजीज़ सिंड्रोम की बात कर ली, प्लेटलेट्स की, और मैंने आपको ये भी बताया कि बीटी इज़ एसोसिएटेड विद, यस, रीनल फेलियर के उसके अंदर भी आ जाते हैं, मिक्स के अंदर भी आ जाते हैं, साइन एंड सिम्पटम्स के अंदर भी आ जाते हैं। रीनल फेलियर डिजीज़ आ सकती है उसके अंदर ना, रीनल डिजीज़ कोई भी एक्यूट किडनी इंजरी या कोई भी रीनल डिजीज़ आ सकती है। पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, इस तरह की कोई भी डिजीज़ आ सकती है। अच्छा, अब ये बात कर रहा हूँ मैं माइलॉइड स्टेम सेल, ठीक है, माइलॉइड स्टेम सेल की। हमने रेड ब्लड सेल पढ़ लिया, प्लेटलेट्स पढ़ लिया, उसके बाद हमने ये जो ग्रैन्युलोसाइट्स की बात कर रहे हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स की बात आ गई अब, ठीक है। ये हमने रेड ब्लड सेल और प्लेटलेट्स पढ़ लिया, अब व्हाइट ब्लड सेल आ जाते हैं। व्हाइट ब्लड सेल दो से बनते हैं, एक होते हैं लिम्फाइड लीनिएज कहते हैं, एक माइलॉइड लीनिएज कहते हैं। आपने ये भी ट्यूमर्स भी पढ़े होंगे, मसला करते हैं लाइक एक होता है अक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया, क्रोनिक लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया, अक्यूट माइलोब्लास्टिक ल्यूकीमिया, क्रोनिक माइलोब्लास्टिक ल्यूकीमिया। आई नो ये चीज़ें मसला करती हैं आप लोगों को, ठीक है। तो ये इधर से क्लियर हो जाएंगे आपकी, मैं इतना गंद मचा दिया इधर वैसे। ओके फाइन। और एक जो लिम्फोमा भी पढ़ते होते थे, हॉडकिन लोन नॉन हॉडकिन लिम्फोमा, वो एसोसिएटेड होता है विद लिम्फाइड स्ट्रक्चर के साथ, लिम्फाइड स्टेम सेल्स या लिम्फाइड लिम्फ नोड्स और लिम्फेटिक डक्ट्स के साथ वो लिम्फोमा होता है, ठीक है। जो हमारे पास एल एल लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया होती है, और माइलोब्लास्टिक ल्यूकीमिया। जो लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया होता है ना, वो लिम्फाइड के साथ एसोसिएटेड होता है, ठीक है। और जो माइलोब्लास्टिक ल्यूकीमिया होता है, दैट इज एसोसिएटेड विद माइलाइड स्टेट, ठीक है, माइलाइड के साथ। प्लीज रिमेंबर दैट डिफरेंस, ठीक है। जब मैं अक्यूट एंड क्रोनिक में ये होता है, अक्यूट में जो शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है, क्रोनिक में लॉन्ग ड्यूरेशन, या उसके बाद ये क्रोनिक कंडीशंस के अंदर होता है। माइलाइड ल्यूकीमिया, ल्यूकीमिया मींस देयर इज एब्नॉर्मेलिटी इन व्हाइट ब्लड सेल्स, ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल्स। तो व्हाइट ब्लड सेल कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, इट्स नॉट नेसेसरी कि वो ज़्यादा ही होते हैं, ठीक है। ये मुझे कंफ्यूज करती होती है ये चीज़ें, मैं यही सोचता रहता था व्हाइट ब्लड सेल तो कम है, ये ल्यूकीमिया कैसे हो गया। तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि वो व्हाइट ब्लड सेल ज़्यादा ही हों, कम भी हो सकते हैं। अगर वो माइलाइड ल्यूकीमिया की बात करें, दैट इज एसोसिएटेड विद ग्रैनुलोसाइट माइलाइड स्टेम सेल्स। अगर वो लिम्फाइड ल्यूकीमिया की बात करें, दैट इज एसोसिएटेड विद लिम्फाइड स्टेम सेल। बस ये याद रखिएगा अभी तक, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर माइलाइड्स में क्या आ जाते हैं, दो चीज़ें और आ जाते हैं, न्यूट्रोफिल, यूसिनोफिल एंड बेसोफिल, ठीक है। acute इन्फ्लेमेशन के अंदर कौन से आते हैं हमारे पास सेल्स, दैट आर न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स इज प्रेजेंट इन acute इन्फ्लेमेशन, ठीक है। और क्रोनिक इन्फ्लेमेशन के अंदर दो एमसीक्यूज आते हैं कि मेजर सेल कौन से हैं, अबंडेंट सेल कौन से हैं। जो मेजर सेल्स होते हैं, दैट इज मोनोसाइट्स, मोनोसाइट्स से डेरिवेटिव जो होते हैं मैक्रोफेजिस, ठीक है, मैक्रोफेजिस। मेजर जो होते हैं क्रोनिक इन्फ्लेमेशन के अंदर, दैट इज मैक्रोफेजिस। और जो हमारे पास अबंडेंट होते हैं, दैट इज लैम्फोसाइट्स, लैम्फोसाइट्स ये वाले, लैम्फोसाइट्स, ठीक है। अबंडेंट इज लैम्फोसाइट्स। ओके, ओके, एक्यूट इन्फ्लेमेशन में ये बता दिया। दूसरा हमारे पास आते हैं एलर्जिक रिएक्शन के अंदर। एलर्जिक रिएक्शन के अंदर अक्सर ये तीनों आ सकते हैं, लाइक ईओसिनोफिल्स भी आ सकते हैं। पैरासाइटिक इन्फेक्शन के अंदर कौन से आते हैं, ईओसिनोफिल्स, ईओसिनोफिल। बैक्टीरियल के अंदर न्यूट्रोफिल्स। और हमारे पास एलर्जिक रिएक्शन के अंदर जिन जो कि हिस्टामीन एसोसिएटेड होते हैं, उसके अंदर बेसोफिल्स भी आ सकते हैं, यूसिनोफिल्स भी आ सकते हैं, और तीसरे सेल कौन से होते हैं, मास्ट सेल्स, ठीक है, मस्त सेल्स, जो कि मस्त मस्ती करते हैं। अच्छा, ये थोड़ा सा पॉइंट्स इधर गंद बच गया काफ़ी। अच्छा, लेट मी क्लियर क्लियर इट, क्लियर क्लियर क्लियर, ये वो उसको हाईलाइट कर दिखा। अच्छा, अच्छा, रिमेंबर हमारे पास ये हैं तीन सेल, न्यूट्रोफिल्स, मोनोस नहीं नहीं, एलर्जिक रिएक्शन वाले, दैट इज हमारे पास मास्ट सेल्स। ओके, तो डॉक्टर आम ना, आपने अगर स्लो स्लो पढ़ना था ना, तो इसको ना थोड़े से ज़्यादा डेज में डिवाइड कर लेना था, मुझे कोई मसला नहीं स्लो स्लो पढ़ाने में। ओके, 2 मिनट्स मैं दोबारा शेयर करूँगा। सबसे पहले आते हैं हमारे पास बेसोफिल,
मास्ट सेल और बेसोफिल्स और फिर आ जाते हैं इओसिनोफिल्स। ठीक है, इओसिनोफिल्स। रिमेंबर इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे एलर्जिक रिएक्शन के अंदर कौन सा है। अगर वो ग्रेनुलोसाइट्स की बात करें कि ग्रेन्यूल्स हैं, ठीक है, ग्रेन्यूल्स हैं और एलर्जिक रिएक्शन में इन्वॉल्व हैं, तो हमारे पास रिमेंबर डी ग्रेनुलेशन की बात कर रहे हैं, डी ग्रेनुलेशन की, तो कौन से सेल इन्वॉल्व होंगे डायरेक्टली पूछे तो मास्ट सेल को आपने प्रेफर करना है डी ग्रेनुलेशन के साथ एलर्जिक रिएक्शन के अंदर। ठीक है, ये वाले मास्ट सेल को प्रेफर करने हैं। ये अकेला ग्रेनुलोसाइट्स की अगर वो बात करें, अगर वो डेंस ग्रेन्यूल्स की बात करते हैं ना, डेंस ग्रेन्यूल्स की, डेंस मीन्स भारी, भारी ग्रेन्यूल्स, तो भारी ग्रेन्यूल्स से याद रखना बेसोफिल्स। भारी ग्रेन्यूल्स की बात करें और फिर उसके बाद एलर्जिक रिएक्शन के अंदर पूछे कि कौन से सेल इन्वॉल्वमेंट होंगे तो बेसोफिल्स। ठीक है, इसी इसी तरह हिस्टामिनेज एंजाइम के साथ पूछ ले, हिस्टामिनेज एंजाइम, हिस्टामिनेज एंजाइम है या प्रोटीएज एंजाइम है, तो हमारे पास कौन से डिग्रेनुलेशन या एलर्जिक रिएक्शन में इन्वॉल्व होंगे, दैट विल बी ईओसिनोफिल्स। ठीक है, ईओसिनोफिल्स प्रोटीएसिस एंजाइम है, हिस्टामिनेसिस एंजाइम है। ओके, दैट इज हाउ यू कैन सेपरेट दीज टू थिंग्स, थ्री के कर सकते हैं। नेचुरल हमारे पास एंटी थ्रोम्बोटिक कौन सा है। ओके, आई विल शेयर लिंक अगेन। नेचुरल एंटी थ्रोम्बोटिक कौन सा होता है। प्लाज्मिनोजन। आ रही है डॉक्टर राना निशान। अच्छा, कल वो आप वो बॉडी की बात करें ना, वो अभी एडमिट हो जाएँ कुछ स्टूडेंट्स, तो वो बात कर रहे थे आप वर्टिब्रल बॉडी की, मुझे समझ नहीं आ रही थी आप क्या बात कर रहे हैं। सो बाद में मुझे एंड पे अच्छा आप वो बात कर रहे होंगे। जो वर्टिब्रल बॉडी है ना, वो पल्पस न्यूक्लियोसिस सेंटर में होता है और जो एनुलर फाइबर्स होते हैं वो उसके पेरिफेरल पे होते हैं। तो आई थिंक सो आप इसकी बात कर रहे थे, एनुलर फाइबर भी वो होते हैं। ये दोनों मिलके ना वर्टिब्रल बॉडी इंटरवर्टिब्रल डिस्क बना देते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो वो मुझे समझ नहीं आ रही थी आप क्या कहना चाह रहे हैं। तो मैंने आपको बताया कि इसी को कहते हैं, मतलब वो उसी का स्ट्रक्चर होता है इंटरवर्टिब्रल डिस्क का। ठीक है, सेंट्रल में वो न्यूक्लियर पल्पोसिस होता है और पेरिफेरल पे एनुलर फाइबर्स होते हैं। और ये जो न्यूक्लियर पल्पोसिस है डेरिवेटिव होता है नोटोकॉड का। खैर, आई थिंक सो स्टूडेंट एडमिट हो गए हैं। क्या बन जाता एनुलर फाइब्रोसिस का पूछना चाह रहे थे, ये कहाँ से बनते हैं। अच्छा, मुझे ना डॉक्टर राजेशान आप इनबॉक्स कर दीजिएगा। एक्चुअली ना पता नहीं क्यों मुझे आवाज़ आपकी क्लियर नहीं आ रही होती। आई डोंट नो, शायद मुझे नहीं आ रही है, शायद बाकियों को भी शायद ना आ रही हो। अब मुझे कर दीजिएगा, ठीक है। अच्छा, हम क्या बात कर रहे थे अभी। नेचुरल थ्रोम्बोलिटिक, थ्रोम्बोलिटिक रिमेंबर जो नेचुरल थ्रोम्बोलिटिक होता है दैट इज प्लाज्मिनोजन। ठीक है, प्लाज्मिनोजन, प्लाज्मिनोजन। ठीक है। अच्छा, प्लाज्मिनोजन होता है। नेचुरल एंटीकोगुलेंट कौन सा होता है। हेपरिन कहाँ से निकलता है। हेपरिन कहाँ से निकल रहा होता है। बेजोफिल और यूसिनोफिल्स में नहीं होता ये। बेजोफिल यूसिनोफिल्स। ठीक है, बेजोफिल एंड हेपरिन होता है। ठीक है, हेपरिन। अच्छा, रिमेंबर कि जो थ्रोम्बोलिटिक होता है ब्रेक डाउन ऑफ थ्रोम्बस, जो बन गया उसको ब्रेक डाउन करवाना, वो प्लाज्मिनोजन होता है। और वो जो हमें थ्रोम्बस बनने से ही रोकता है उसको कहते हैं एंटी थ्रोम्बोटिक। ठीक है, जो थ्रोम्बस बनने से ही रोकता है वो होता है हेपरिन, जो नेचुरल होता है। ठीक है, नेचुरल होता है। अच्छा, दूसरी हमने इसकी बात कर ली है। ओके, वी विल डिस्कस अप टिल 5, देन द क्लास विल बी डिसमिस। अच्छा, ये इसकी बात कर ली है हमने, अबाउट सेल्स की बात कर ली है। ग्रेनुलोसाइट्स, ग्रेनुलोसाइट्स में क्या आ जाते हैं, न्यूट्रोफिल, यूसिनोफिल, बेसोफिल। एक ग्रेनुलोसाइट्स में क्या आते हैं, मोनोसाइट्स एंड लेम्फोसाइट्स, दीज आर ऑल वाइट ब्लड सेल्स। अब लेम्फोसाइट्स की मैंने बात कर रहा हूँ। ओह सॉरी, अच्छा, सॉरी, आई फॉरगॉट टू शेयर स्क्रीन।
क्या कह रही हैं आप डॉक्टर आमना? अच्छा। डॉक्टर आमना। अच्छा। एक्चुअली ना डब अच्छा अभी जॉइन किया। एक्चुअली दिस इज़ अच्छा, मैं आपको थोड़ा-सा एंड पे बता दूँगा, ठीक है डॉक्टर आमना? क्लास के एंड पे बता दूँगा। ओके, ओके। मैं डर गया था वैसे डॉक्टर आमना, आपने ये क्वेश्चन पूछा। मैंने कहा मुझे तो अब जो है ना गोते लगाने चाहिए अब जाके। नो प्रॉब्लम। आई कैन अंडरस्टैंड फर्स्ट डेज में जो है ना स्टूडेंट्स को पता नहीं चलता, और स्पेशली वो जिन्होंने पहले कभी लेक्चर नहीं लिया हो उनको पता नहीं चलता ये क्या बोली जा रहे हैं सर। अच्छा। खैर, क्या बात कर रहे थे अभी? स्क्रीन शेयर शेयर हो गई है ना? अच्छा, उसके बाद अब हम बात करते हैं, ये होगी इनकी बात कर ली, दैट वन। अब lymphocytes की बात करते हैं, lymphocytes की, दैट इज़ बी एंड टी सेल्स होते हैं। हमारे पास जो बोन मैरो में बनते हैं वो बी सेल्स होते हैं, जो lymphocytes थाइमस में बनते हैं दैट इज़ टी सेल्स होते हैं, ठीक है? और मेस्थेनिया ग्रेविस के अंदर थाइमस एप्लेज़िया होता है, हाइपरप्लेज़िया होता है? मेस्थेनिया ग्रेविस के अंदर डॉक्टर इकरा, हाइपरप्लेज़िया। ओके, ओके, ठीक है। अ, ठीक है, ये यस, थाइमस हाइपरप्लेजिया मेस्थेनिया ग्रेविस के अंदर। बाकी मैंने पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस किए थे, ये वाला पॉइंट रह गया था। अच्छा, प्लाज्मा सेल्स, हमारे पास बी बी सेल्स से बनता है प्लाज्मा सेल्स, और ये जो प्लाज्मा सेल्स हैं दैट फॉर्म द एंटीबॉडीज, ठीक है? एंटीबॉडीज बनाते हैं, आईजीजी, हमारे पास जितनी भी एंटीबॉडीज होती हैं लाइक आईजीजी, आईजीएम, गैम डे जो आते हैं, ठीक है? गैम डे के साथ जी ए, इम्यूनोलॉजी में ये डिटेल से पढ़ेंगे। गैम एंड आईजीई, गेम, गैम ई, ठीक है ये वाली। और हमारे पास ये सबसे ज़्यादा जो अभी इंटेस्टाइन जीआईटी में जो पढ़ी थी हमने, और पेयर पैचेस के अंदर कौन सी एंटीबॉडी पढ़ी थी? पेयर पैच, आईजीए एंटीबॉडी, आईजीए, थैंक यू डॉक्टर साहिबा। ओके, ये वाली आईजीए एंटीबॉडी पड़ी थी। बाकी सारी ये जितनी भी एंटीबॉडीज़ हैं प्लाज्मा सेल्स के अंदर से हमारे पास ये ओरिजिनेट कर रही हैं। खैर, अब दूसरी चीज़ हमारे पास आ जाती हैं, ये हो गया। ओके, फाइन। हॉटकिन नॉन हॉटकिन लिम्फोमा की बात करते हैं, ल्यूकीमियास एंड लिम्फोमा। वॉइस नहीं आ रही? वॉइस नहीं आ रही आप लोगों को? अच्छा, वॉइस ड्रॉप हो रही है। आई थिंक सो, ये मोबाइल रखा हुआ है ना साथ में, तो इसका इशू हो रहा है। ओके, फाइन। ठीक हो गया। हॉटकिन एंड नॉन हॉटकिन लिम्फोमा की बात कर रहे थे, वो जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया हुआ है ना, कि ये वाली इमेज के अंदर, ठीक है। एक तो हमारे पास हॉटकिन एंड नॉन हॉटकिन लिम्फोमा होता है, और एक होता है ल्यूकीमियास, ठीक है? ल्यूकीमियास, पहले हम ल्यूकीमियास की बात कर रहे हैं, दैट abnormality इन द वाइट ब्लड सेल फॉर्मेशन, और फिर हम हॉटकिन एंड नॉन हॉटकिन लिम्फोमा की बात करेंगे। अच्छा, ओके। एक होता है लैम्फो एक्यूट लैम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया, लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया, ये एक्यूट हो सकता है, और ये हमारे पास क्रोनिक हो सकता है, ठीक है? और हमारे पास माइलॉइड ल्यूकीमिया हो सकता है, माइलॉइड ल्यूकीमिया, और ये हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक्यूट हो सकता है, और हमारे पास ये क्रोनिक हो सकता है, ठीक है? दो चीज़ें। अच्छा, हाउ टू डिफरेंशिएट इन द सिनेरियोज, सिनेरियो से हमें कैसे डिफरेंशिएट करना है इन सारी, एक तो ये पता चल गया ना हमारे पास
यहाँ पे जो ये वाली लीनिएज के साथ लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया जो है दैट विल बी एसोसिएटेड विद दिस लीनिएज, ठीक है। एबनॉर्मल लिम्फोसाइट्स फॉर्मेशन होगी। अगर माइलाइट सेल्स की बात करेंगे तो हमारे पास कि यहाँ पे हमारे पास लिम्फोब्लास्ट बनते हैं। लिम्फोब्लास्ट बने थे जो इमेच्योर सेल्स हैं, लिम्फोब्लास्ट। सो जब कोई एक्यूट कंडीशन होगी तो लिम्फोब्लास्ट प्रीडोमिनेंट होंगे। क्रोनिक के अंदर लिम्फोसाइट्स हमारे पास आएंगे लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया के अंदर, ठीक है। जो क्रोनिक कंडीशन होगी लिम्फोसाइट होंगे। यहाँ पे यू कैन सी यहाँ पे माइलोब्लास्ट नहीं है, यहाँ पे सेल इमेच्योर सेल कोई माइलोब्लास्ट नहीं है। सो दैट्स वाई हम एक्यूट कंडीशन माइलोसिटी ल्यूकीमिया के अंदर माइलोब्लास्ट नहीं कहते, ठीक है। उसके अंदर हम जो है क्योंकि यहाँ पे ये सेल पाए ही नहीं जाते, राइट, यहाँ पे पाए जाते हैं। सो दैट्स वाई हम एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया के अंदर हम कह देते हैं दैट इज लिम्फोब्लास्ट पाए जाते हैं, ठीक है। लिम्फोसाइट लीनिएज के अंदर लिम्फोब्लास्ट पाए जाते हैं, ओके, लिम्फोब्लास्ट, ठीक है। एक चीज़ ये होगी, ठीक है। और एक्यूट है इसका मतलब ये चाइल्ड में, रिमेंबर ये जो बच्चों के अंदर होते हैं ना ल्यूकीमियाज, एबनॉर्मलिटी इन वाइट ब्लड सेल्स, बच्चों के अंदर मोस्ट लाइकली अगर हों तो दैट विल बी ALL, एक्यूट लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया, चाइल्ड के अंदर होते हैं। इमेच्योर लिम्फोसाइट्स या लिम्फोब्लास्ट पाए जाते हैं, ठीक है। और हमारे पास चाइल्ड के अंदर होते हैं और इसके अंदर ना गम ब्लीडिंग टिपिकल इनका सिनेरियो के अंदर फाइंडिंग्स आती हैं। गम्स की ब्लीडिंग हो रही होती है। अच्छा, इसी तरह सिनेरियो आपके पास आता है पेशेंट लिथार्जिक है, पुटपरा हो रहा है, और उसके बाद हमारे पास क्या कहते हैं पटीकिया हो रहा है स्किन के अंदर, तो कौन सी इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे, तो बोन मैरो एस्पायरेशन, ठीक है, बोन मैरो एस्पायरेशन हम करवाएंगे इन ऑर्डर टू सेपरेट के हमारे पास ये ल्यूकीमियाज तो नहीं है, या हमारे पास मेटोपोइटिक डिजीज़ है ना जो बोन मैरो की डिजीज़ है, तो उसको सेपरेट करने के लिए दैट विल बी हम बोन मैरो एस्पायरेशन करवाएंगे, ठीक है, अगर ये वाली फाइंडिंग आएगी। अच्छा, ठीक हो गया। चाइल्ड के अंदर होता है, लिम्फोब्लास्टिक होता है, गम्स ब्लीडिंग आती है इसके अंदर, ठीक है, गम्स ब्लीडिंग सिनेरियो के अंदर, एक्यूट लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया के अंदर। अच्छा, दूसरी हमारे पास चीज़ क्या आती है, एक का CD सेल्स का आता है। CD सेल्स जो होते हैं 10 पॉजिटिव होते हैं, ठीक है, 10 पॉजिटिव होते हैं। व्हाट इज CD सेल सिनेरियो के अंदर आता है, क्वेश्चन में पूछा व्हाट इज CD सेल मीन क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है, क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन इम्यूनोलॉजी में डिटेल से पढ़ेंगे। क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन इसकी एब्रीविएशन क्या होती है, क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है। CD10 पॉजिटिव होते हैं। मैं और अभी आपको बताऊंगा CD पॉजिटिव जो कि कॉमनली MCQs के अंदर पूछे हुए हैं, ओके। और हमारे पास यहाँ पे इसका डायग्नोस्टिक पॉइंट क्या होगा, ओके, दीज आर द डायग्नोस्टिक पॉइंट फॉर द एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया के अंदर। अच्छा, दूसरा क्या होता है, क्लोनिक। एक तो ये ओल्ड्स में होंगे, एज इनकी 60 से ज़्यादा होगी, और ये इसके अंदर क्रस्ट सेल्स जिसको हम कहते थे, क्रस्ट लिटल सेल्स, ठीक है, क्रस्ट लिटल लेम्फोसाइट्स, क्रस्ट लिटल लेम्फोसाइट पाए जाते हैं, जिसको स्मर्ज सेल भी कहते हैं, ठीक है, स्मर्ज सेल पाए जाते हैं। और हमारे पास ये ओल्ड एज में पाए जाते हैं। और मेच्योर लेम्फोसाइट्स यहाँ पे पाए जाते हैं, यहाँ पे इमेच्योर पाए जाते हैं, यहाँ पे मेच्योर लेम्फोसाइट पाए जाते हैं, ठीक है, मेच्योर लेम्फोसाइट, यहाँ पे लेम्फोब्लास्ट पाए जाते हैं। और बच्चों के अंदर होते हैं गम ब्लीडिंग होती है, CD10 पॉजिटिव होते हैं। ये अडल्ट के अंदर होती हैं, मेच्योर लेम्फोसाइट पाए जाते हैं। और हमारे पास CLL से क्रश्ड लिटर सेल जिनको स्मर्ज्ड सेल कहते हैं, स्मर्ज सेल, SMUDGE, स्मर्ज smudge cell, ठीक है। This is the typical key points toward diagnosis of acute and chronic lymphocytic leukemia, ठीक है। अगर किसी ने MCQs किए होंगे तो इस पॉइंट से उनका क्लियर हो जाएगा। अच्छा, दूसरी चीज़ हमारे पास आ जाती है माइलोसिटिक ल्यूकीमिया, ठीक है, माइलॉइड लीनिएज के साथ एसोसिएटेड है जो। यहाँ पे अगर एक्यूट की बात करेंगे तो हमारे पास मैंने आपको बताया था कि इन दोनों के अंदर माइलोब्लास्ट तो पाए नहीं जाते, ठीक है, सेल होते ही नहीं है। तो यहाँ पे एक तो दोनों मीडियन एज के अंदर आते हैं, यंग एंड के साथ ये माइलॉइड सेल नहीं पाए जाते, दोनों मीडियन और ओल्ड एज के साथ आते हैं, ठीक है।
एक्यूट एंड क्रोनिक जो माइलाइड होती है ना, तो ये मीडियन एम से मीडियन एज से ऊपर ऊपर, लाइक 50 एज से ऊपर ऊपर ये पाए जाते हैं माइलाइड जो ल्यूकीमियाज होते हैं। ठीक है, अब इनको डिफ्रेंशिएट क्या करना है, ए से और रोड्स पाए जाते हैं एक्यूट वाला, अगर एक्यूट की बात कर रहे हैं दैट इज AUER और रोड्स होते हैं। ठीक है, और रोड्स होते हैं, और हमारे पास माइलो परऑक्सीडेज होते हैं। ठीक है, माइलो परऑक्सीडेज पॉजिटिव होते हैं, और रोड्स एंड माइलो परऑक्सीडेज पॉजिटिव। अच्छा, इसका एक स्टेनिंग के वाले से आ जाता है सूडान, सूडान ब्लैक होते हैं ये, सूडान ब्लैक। ठीक है, सूडान ब्लैक इनकी स्टेनिंग के हवाले से आ जाता है सूडान ब्लैक। और रोड्स पाए जाते हैं सूडान ब्लैक, माइलो परऑक्सीडेज, माइलो परऑक्सीडेज। ठीक है, पॉजिटिव होते हैं। सो दीज आर द की फाइंडिंग्स फॉर acute myeloid leukemia, myeloperoxidase positive, peroxidase positive। अच्छा, मैं ना आपको जो ट्रांसलोकेशन एक ही जगह पे याद करवाऊंगा जिसके अंदर 11 22 होते हैं, सारे ट्रांसलोकेशन की बात करते हैं। फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम्स, जैसे कि क्रोनिक माइलोसिटिक ल्यूकीमिया के अंदर फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम्स आता है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत दफ़ा पूछता है। 9 22 इसकी ट्रांसलोकेशन होती है, T9 22। ठीक है, क्रोमोसोम्स की लोकेशन के वाले से फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम कहते हैं। क्रोनिक माइलोसिटिक ल्यूकीमिया, फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम T9 9 22। ठीक है, ये आपने याद रखना है, फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम। तो ट्रांसलोकेशन कौन से होती हैं, दैट इज BCR ABL, BCR ABL, BCR ABL। ठीक है, ABL, ABL, BCR ABL। ठीक हो गया। और यहाँ पे इसका की फाइंडिंग क्रोनिक का क्या है, दैट इज मैसिव स्प्लिनोमेगैली। यहाँ के इसका डायग्नोस्टिक पॉइंट होता है मैसिव स्प्लिनोमेगैली। मैसिव स्प्लिनोमेगैली आई होती है इसके अंदर। जैसे यहाँ पे मैंने गम्स ब्लीडिंग बताए थे ना, बच्चों के अंदर गम्स ब्लीडिंग, मैसिव स्प्लिनोमेगैली आती है यहाँ पे। ओके फाइन, ये इसका होता है, और अलोंग विथ बेजोफिलिया। ओके, सो दीज आर द टिपिकल फाइंडिंग्स अबाउट सिनेरियो के अंदर। आपको ये यही चीज़ें आपने देखनी है। अगर लेम्फोसिटिक ल्यूकीमिया की बात कर रहे हैं, एक्यूट की हैं, बच्चों के अंदर होना चाहिए, गम ब्लीडिंग सिनेरियो के अंदर आना चाहिए CD10 पॉजिटिव, या द एक्यूट लेम्फोब्लास्ट, लेम्फोब्लास्ट इमेच्योर लेम्फोसाइट्स की बात कर रहा है, या लेम्फोब्लास्ट की बात कर रहा है तो एक्यूट लेम्फोसिटिक ल्यूकीमिया। ठीक है, लेम्फोसाइट्स की बात कर रहा है, यहाँ पे वो लेम्फोसाइट्स की बात नहीं कर रहे हैं। ऐसा ना हो कि वो लेम्फोसाइट की बात कर रहा है, आप एक्यूट माइलोसिटिक ल्यूकीमिया की तरफ सोच रहे हो, ऐसे नहीं होगा। वो लीनियज ही उसकी डिफरेंट है। ठीक है, क्रोनिक लेम्फोसिटिक ल्यूकीमिया जो कि ओल्ड एज के अंदर होती हैं, क्रस्ट लिटर सेल पाए जाते हैं, और हमारे पास मेच्योर लेम्फोसाइट पाए जाते हैं, और स्मज सेल उनको कहते हैं। ठीक है, इसी तरह जो माइलोसिटिक ल्यूकीमिया होता है एक्यूट के अंदर, और रोड्स पाए जाते हैं, माइलोपेरोक्सीडेज और सुडान ब्लैक पॉजिटिव होते हैं ये, सुडान ब्लैक। और यहाँ पे फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम, BCR ABL, और हमारे पास मेसोस्प्लिनोमेगाली एंड बेजोफिलिया। दीज आर द की फाइंडिंग्स ऑफ क्रोनिक माइलोसिटिक ल्यूकीमिया। ठीक है। अच्छा, लिम्फोमास की बात करते हैं, लिम्फोमास, हॉजकिन एंड नॉन हॉजकिन लिम्फोमास। ओके, व्हाट आर लिम्फोमास आर, हमारे पास जो हाथ में हाथ डाल के, हॉजकिन लिम्फोमास के अंदर क्या आते हैं, हाथ में हाथ डाल के जो जाते हैं, हॉजकिन लिम्फोमास। ओके, हॉजकिन लिम्फोमास एंड नॉन हॉजकिन लिम्फोमास। ठीक है, नॉन हॉजकिन लिम्फोमास, इसमें हाथ में हाथ डाल के आपने क्या करना है कि दैट इज लिम्फोमा इज लिम्फोइड स्ट्रक्चर की एबनॉर्मेलिटी है। ठीक है, तो हाथ में हाथ डाल के कॉन्टिगुअस, कॉन्टिगुअस जो लेम्फ नोड, साथ साथ वाले लेम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट होगी, साथ साथ वाले लेम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट होती है, साथ साथ वाले, और इसमें नॉन कॉन्टिगुअस होगी। लाइक अगर ये लेम्फ नोड यहाँ का एक इन्वॉल्वमेंट है ना, तो इसमें साथ वाला नहीं होगा, उसके दूर वाला कोई जाके होगा। हॉजकिन में साथ साथ वाला पाया जाता है। और यहाँ पे हॉजकिन लिम्फोमा के अंदर एक टिपिकल सेल्स होते हैं जिसको कहते हैं रीड स्टर्नबर्ग सेल, रीड स्टर्नबर्ग सेल, ये टिपिकल सेल है हॉजकिन लिम्फोमा का। ठीक है, रीड स्टर्नबर्ग सेल, रीड स्टर्नबर्ग सेल। तो इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है, दैट इज इट इज बाय न्यूक्लियर स्टर्नबर्ग सेल, रीड स्टर्नबर्ग सेल।
ओके, बायन्यूक्लियोटाइड होते हैं। ओके, ऐसे बायन्यूक्लियोटाइड होते हैं, और ये होते हैं हमारे पास CD 15 एंड 30 पॉजिटिव। ठीक है, CD 15 एंड 30 पॉजिटिव होते हैं, 15 एंड 30 पॉजिटिव होते हैं। सो रिमेंबर, वेन एवर देर इज बायन्यूक्लियोटाइड सेल CD 15 एंड 30 पॉजिटिव, which of the following condition will you conclude that will be Hodgkin lymphoma। ठीक है, और नॉन रीड स्टैनवर्ड सेल यहाँ पे नहीं पाए जाते नॉन हॉडकिन लिम्फोमा के अंदर। ठीक है, और इनका वेरिएंट्स होते हैं, वेरिएंट्स के अंदर इसका लाइक हॉडकिन लिम्फोमा के अंदर बेस्ट प्रोग्नोसिस जो पूछता है सबसे अच्छा किसका होता है, दैट इज लेम्फोसाइट रिच वालों का। ठीक है, जो लेम्फोसाइट रिच होते हैं उसका प्रोग्नोसिस ज़्यादा होते हैं। इसमें इसके वेरिएंट्स होते हैं हॉडकिन लिम्फोमा के, लेम्फोसाइट रिच उसका जो होता है वो प्रोग्नोसिस बेस्ट होता है। इसी इसी तरह जो यहाँ पे पाए जाते हैं रीड स्टैनबर्ग सेल हॉडकिन लिम्फोमा में पाए जाते हैं, और हॉडकिन लिम्फोमा में वो पूछता है कि किस वेरिएंट के अंदर लोकुनार सेल पाए जाते हैं, लोकू लेकुनार सेल्स, लेकुनार सेल किसके अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, दैट इज नोड्यूलर वेरिएंट ऑफ नोड्यूलर वेरिएंट्स ऑफ हॉडकिन लिम्फोमा, जो कि नोड्यूलर वेरिएंट होता है। अच्छा, इसके डिफरेंट होते हैं जो MCQs के अंदर पूछे गए हैं, मैं वही आपको बता रहा हूँ। ठीक है, नोड्यूलर वेरिएंट जो होता है वो होता है। अच्छा, उसके अंदर जो हमारे पास नोड्यूलर स्क्लेरोसिस वाला इसको कहते हैं, पॉपकॉर्न सेल्स कहाँ पे पाए जाते हैं, पॉपकॉर्न सेल्स, P for popcorn cell, that is lymphocyte predominant, lymphocyte predominant, ये इसका वेरिएंट होता है। अच्छा, जो रीड स्टेनबर्ग सेल पाए जाते हैं दैट इज हॉडकिन लिम्फोमा के अंदर पाए जाते हैं, जो बाइलोब्ड होते हैं CD 15 एंड 30 पॉजिटिव होते हैं। लोकुनार सेल हॉडकिन लिम्फोमा के किस वेरिएंट में पाए जाते हैं, नोड्यूलर स्क्लेरोसिस के अंदर। जो हमारे पास बेस्ट प्रोग्नोसिस देता है, लेम्फोसाइट रिच जो होता है वेरिएंट वो बेस्ट प्रोग्नोसिस होता है, और लेम्फोसाइट प्रीडोमिनेंट जो होते हैं, प्रीडोमिनेंट प्रीडोमिनेंट उसका उसके अंदर क्या होता है, दैट इज पॉपकॉर्न सेल पाए जाते हैं प्रीडोमिनेंट। ठीक है, ये क्लियर है, इज दैट क्लियर। ओके, और जो नॉन हॉडकिन लिम्फोमा होते हैं यहाँ पे, ओके मैं आपको सारे बता देता हूँ। बर्किट लिम्फोमा के बारे में पूछा हुआ है, एप्स्टन बार वायरस इज एसोसिएटेड विद, एप्स्टन बार वायरस कौन सा लिम्फोमा करवाता है, हॉडकिन नॉन हॉडकिन। ओके, हॉडकिन लिम्फोमा। अगर मैं बात करूं कि स्पेसिफिकली बर्किड लिम्फोमा की ऑप्शंस दे दूं तो फिर आपने किसको प्रेफर करना है, बर्किड लिम्फोमा। ठीक है, बर्किड लिम्फोमा शुड बी प्रायोरिटाइज, क्योंकि स्पेसिफिकली अगर एक एक लिम्फोमास की बात करते हैं नॉन हॉडकिन लिम्फोमा के अंदर, उसकी जो वेरिएंट होता है बर्किड लिम्फोमा। इसका वेरिएंट कैसे याद करना है, एक बंदे दुकान के अंदर बैठे हुए हैं, दो बंदे ताश खेल रहे हैं, तो उनका दुकानदार जो है ना मिठाइयों का काम था, उनको देख के उसका गाहक नहीं आ रहे, तो उनको वो कह रहा है कि उठो चलो जहाँ से निकलो, बरकत जा रही है। ठीक है, दैट्स हाउ यू कैन रिमेंबर द बर्किड लिम्फोमा अलोंग विद उठो चलो यहाँ से। ठीक है, 8-14, दैट इज द ट्रांसलोकेशन ऑफ द जीन। ठीक है, उठो चलो यहाँ से बर्किड जा रही है, बर्किड लिम्फोमा के अंदर जस्ट रिमेंबर दैट इज 8-14 होती है। ठीक है, 8-14 ट्रांसलोकेशन। और फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम के अंदर कौन सी होती है, 922। ठीक है, 9 22 फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम। और BCL ABR। ठीक है, BCL ABR ये भी नहीं आपने बोलना, BCL ABR। ठीक है, उठो चलो यहाँ से बर्की जा रही है, बर्की लिम्फोमा के अंदर। ठीक है, मेंटल एक रहता है मेंटल लिम्फोमा, ये इसके वेरिएंट है नॉन हॉडकिन लिम्फोमा। मेंटल जो होता है ना पागल सा, जैसे मास्ट सेल रहता है ना मस्त, मेंटल लिम्फोमा के अंदर, मेंटल सेल लिम्फोमा के अंदर क्या होता है, वो कहता है मैं एक एक को नहीं छोड़ूंगा, एक एक को नहीं छोड़ूंगा, छोड़ूंगा 14। ठीक है, दैट इज 1114। ठीक है, मेंटल सेल लिम्फोमा का ये वाला ट्रांसलोकेशन होता है। अच्छा, फोलिकुलर जो होता है, फोलिकुलर दैट इज 14-18, 14 फोलिकुलर जो होता है 14 एंड 18, 14 एंड 18 फोलिकुलर। ठीक है, मेंटल 1-1-14। ठीक है, जो कहते हैं मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, ये होता है फोलिकुलर।
वेरिएंट फॉलिकुलर। ओके, इनमें से ना ये पूछ लेता है, फॉलिकुलर में ये आ जाता है। अच्छा, एक होता है यूइंग, यूइंग यूइंग सार्कोमा, यूइंग सार्कोमा के बारे में पूछता है। यूइंग, यूइंग सार्कोमा, यूइंग सार्कोमा, ठीक है। यूइंग सार्कोमा बोन का होता है ना, सार्कोमा। इसमें क्या आता है, यूइंग से 11, ठीक है, 11/22, 11/22, 11/22, ठीक है। यूइंग से 11, यूइंग सार्कोमा 11/22, ठीक है, 11/22। एक एक 14 मेंटल, एक एक को नहीं छोड़ूंगा, पागल कह रहा है। और फॉलिकुलर में 14-18, और बल्कि 8 उठो, चलो यहाँ से 8-14। और उसके बाद हमारे पास वीइंग में ये आ गया। प्रोस्टेटिक कार्सिनोमा का क्या आता है, सेक्सुअल के साथ एसोसिएट होता है, 7-21, 7 सेक्सुअल, 7-21 एंड 17-21, ठीक है। ये मुझे याद है, इफ आई कैन रिमेंबर यू कैन रिमेंबर, ठीक है। 17, ओके, यहाँ पे मैं कर देता हूँ। प्रोस्टेट का होता है सेक्सुअल के साथ 7-21 और 17-21, 17-21 प्रोस्टेट सेक्सुअल के साथ, ठीक है। प्रोस्टेटिक कार्सिनोमा, ओके, ये वाला हो गया चीज़ें, ठीक है। ये वाले वो पूछता होता है वैल्यूज, ऐसे ये सारे आपने याद करने हैं। अच्छा, मैंने एक चीज़ बता दी है, CD 15-30 पढ़ लिया हमने। ओके, CD 15-13 पढ़ लिया, CD 19, ओके, CD 10 पढ़ लिया हमने। CD 10 किसके अंदर होता है, CD 10 किसके अंदर होता है पोस्टिव? यस, 17-21 है, 17-21 एंड 7-21 प्रोस्टेटिक कैंसर। ओके, जो 10 है दैट इज ALL के अंदर, ठीक है। 15 और 30 हमने पढ़ लिया, दैट इज इन द फिलाडेल्फिया होडकिन लिम्फोमा के अंदर, ठीक है, 15-30, ठीक है। 15 री स्टैंडबर्ग सेल के अंदर जो होते हैं, री स्टैंडबर्ग सेल, और ये ALL के अंदर आ गया, ठीक है। ओके, अच्छा, दूसरा आ जाता है 19-20, CD 19-20, ये किसके अंदर होता है? 19 एंड 20, यस, बी सेल लिम्फोमा, ठीक है, बी सेल लिम्फोमा के अंदर होता है 19 एंड 20, ठीक है। और इसी तरह CD 34, 34, CD 34, प्लीज रिमेंबर दिस, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, MCQs में पूछे हुए हैं, इसलिए मैं याद करवाना चाह रहा हूँ आपको, ठीक है, ये याद करनी है। हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल, हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल, हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल एंड हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल आ जाती हैं। और 34 छांटबीन, उसमें भी आते हैं, जो वायरल इन्फेक्टेड सेल्स को करता है, ट्यूमर सेल्स, ट्यूमर सेल्स जो जो वायरल इन्फेक्टेड सेल्स को किल करता है ना, उसको क्या कहते हैं सेल्स को? वायरस इन्फेक्टेड सेल्स को जो किल करता है, नेचुरल किलर सेल्स, यस। नेचुरल छांटबीन जो करता है, नेचुरल किलर सेल्स, छांटबीन करता है वायरस इन्फेक्टर्स की। 34, ठीक है। हेमेटोपोइटिक्स 34 हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल के अंदर भी आते हैं। 19-20 हमारे पास बी सेल लिम्फोमा के अंदर। 15-30 हमारे पास आ जाते हैं, दैट इज जो रीड स्टेनबर्ग सेल आते हैं, रीड स्टेनबर्ग सेल आते हैं। और हॉजकिन लिम्फोमा के अंदर CD 10 ALL के अंदर आते हैं। सो दीज आर द डिफरेंट सिनेरियो के अंदर एक चीज़ आपको ये याद हो ना, तो इजीली पिक हो जाता है। आपको CD क्लस्टर का पता हो, तो इधर उधर घुमाया हो, ये याद किया हो आपने, तो फिर इजीली आप पिक कर लेंगे उसको। अच्छा, ये वाला क्लस्टर और डिफ्रेंशिएशन तो उसमें पाया जाता है। ओके, फाइन, वी हैव, अच्छा, मैं और बात करना चाह रहा था अबाउट ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स।
अच्छा, एक हमारे पास चीज़ आती है ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स, एक होती है थ्रोम्बोटिक डिसऑर्डर्स और कोगुलेशन प्रोफाइल की बात करते हैं। कोगुलेशन प्रोफाइल में क्या आती है? यस डॉक्टर ज़ोबिया? यस डॉक्टर ज़ोबिया, योर क्वेश्चन? सैचुरेशन क्या हो गई है? ओके, ओके डॉक्टर ज़ोबिया। डॉक्टर ज़ोबिया इज सेइंग कि सैचुरेशन हो गई है, बाकी कल करवा दें। शुड आई स्टॉप हियर? मज़ा आ रहा है लेक्चर का? सॉरी, सॉरी क्या कह रही हैं? अ, अच्छा ठीक है। शुड आई कंटिन्यू? मेरे पास वैसे भी मैंने 5 बजे तक बंद कर देना है। ओके, कितना टाइम हुआ है? 5 मिनट्स रह गए हैं। मैं बस एक टॉपिक डिस्कस कर लूँ, फिर मैं बाकी बाद में करेंगे कल, ठीक है? बाकी बाद में कर लेंगे। डॉक्टर साहिबा दिमाग खोल के रखें, थोड़ा-सा बादाम-शादाम खाया करें। डॉक्टर ज़ोबिया, ठीक है? अब ये ना कह दीजिए सर पैसे दे दें मुझे, भेज दें या लेके। एंड आई कैन डू इट। इफ यू गिव मी श्योरिटी यू कैन पास, आई कैन गिव यू बादाम्स, ठीक है? ओके फाइन। कोगुलेशन प्रोफाइल के अंदर क्या होता है? पीटी, प्रोथ्रोम्बन टाइम होती है, एपीटीटी होती है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसको देर लग जाएगी। शुड आई, मैं कल ही बात करूंगा इस पर, ठीक है? मैंने फिर डीप में चले जाना है इसमें। वॉन विलिब्रेंड फैक्टर, इमोफीलिया, थैलासीमिया, और उसके बाद हेपरिन, वारफरिन, उसके साइड इफेक्ट, सारी चीज़ें। और फिर उसके बाद इसका दूसरी चीज़ें मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि कैसे डिफ्रेंशिएट करना है हीमोफीलिया का, कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे हम आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया से, थैलासीमिया को कैसे करेंगे। सो वी विल डिस्कस हेयर क्लास एंड वी विल डिस्कस टुमारो नेक्स्ट, ठीक है? ओके। जी जी, आपके क्वेश्चन पे ही आ रहा हूँ। जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, मुझे रिकॉर्डिंग एंड करने दें ज़रा। काइंडली आप में से पिछले क्लास नए वाले सेशन कितने अच्छे स्टूडेंट थे ना, बिलीव मी। मुझे ना कभी लिंक भेजने की टेंशन होती थी और ना कभी रिकॉर्डिंग की टेंशन होती थी। दे डू देयर ऑन, वो खुद करती होती थी सारा कुछ। आप तो बहुत